विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। Hello friends, I am Deepak Gupta and I welcome you all in the amendment lectures, IDT amendment lectures of CA final for May 2022 examination। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर मई 2022 में आपका अटेम्प्ट है तो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स रहेंगी वो किस कट ऑफ डेट की रहेंगी, तो वो कट ऑफ डेट है हमारे पास 31 अक्टूबर 2021, 6 months प्रायर टू द एग्जामिनेशन। तो 31 अक्टूबर 2021 आपकी कट ऑफ डेट है और इस कट ऑफ डेट तक जो भी चेंजेस आए हैं आपके सिलेबस में जो एक कवर होते हैं उनसे रिलेटेड, वो सभी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। अब आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपके सिलेबस में है जीएसटी, जिसमें सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट 2017 कवर है। कस्टम्स में बात करें तो आपके दो एक्ट कवर है, कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, एंड साथ में थोड़ी बहुत एफटीपी भी आपकी कवर है। अब इन एक्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, तो इन एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस एक्ट 2021 ने कस्टम्स से रिलेटेड जो भी चेंजेस किए वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है सारे। ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंस एक्ट 2021 ने कस्टम से रिलेटेड, कस्टम एक्ट के चेंजेस हो या कस्टम टैरिफ एक्ट के चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस किए हैं वो इफेक्टिव हो चुके हैं और वो सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल है। पर जीएसटी में जो चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2021 में किए गए, उनमें ध्यान से सुनिएगा, उनमें कुछ चेंजेस को तो इस कट ऑफ डेट तक नोटिफाई करके इफेक्टिव कर दिया है, वो चेंजेस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। बट कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो फाइनेंस एक्ट 2021 ने किए पर उनको इस कट ऑफ डेट तक एप्लीकेबल नहीं कराया। क्योंकि वो इस कट ऑफ डेट तक एप्लीकेबल नहीं कराए गए तो वो चेंजेस आपके अमेंडमेंट में कवर नहीं है, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे। लेट मी रिपीट, कस्टम एक्ट से रिलेटेड सभी चेंजेस एप्लीकेबल हो चुके हैं एंड अकॉर्डिंगली वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। बट जीएसटी में सभी चेंजेस अप्लाई नहीं हुए, ओनली दोस चेंजेस व्हिच हैव बीन नोटिफाइड मेड इफेक्टिव टिल द कट ऑफ डेट से वही एप्लीकेबल रहेंगे। इसके अलावा एक्ट के अलावा रूल्स के अगर कोई चेंजेस है कट ऑफ डेट तक एप्लीकेबल रहेंगे। कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर इस कट ऑफ डेट तक इशू की गई है तो वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। तो एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स के ये जो भी चेंजेस कट ऑफ डेट तक इफेक्टिव हो चुके हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे और वो सब हमने अपनी इस अमेंडमेंट बुकलेट में जो है वो कवर किए हैं। अमेंडमेंट बुकलेट आप डाउनलोड कर लेंगे, इस वीडियो लेक्चर के नीचे आपको इसका जो होगा वो लिंक मिल जाएगा। एक एडिशनल बात जो मैं आपको स्पेसिफिकली यहां बोलना चाहता हूं ध्यान रखने के लिए, वो ये है कि आईसीआई ने आपके लिए स्टैट्यूटरी अपडेट्स इशू किए। स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो आपके मई 22 अटेम्प्ट के लिए आईसीआई के एंगल से रेलेवेंट है। उन्होंने जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स इशू किए उसमें एक आधा बेटा कुछ ऐसा चेंजेस है जो उनसे कवर होना मिस हो गया है। दैट इज अ क्लियर कट अनइंटेंडेड ओमिशन ऑन देयर पार्ट। तो इन एनी केस उनसे रह गया है, बट मैंने इस अमेंडमेंट बुकलेट में उसको कवर किया है एंड बोर्ड ऑफ स्टडी को मेल भी ड्रॉप करी है एंड आई एक्सपेक्ट वो जल्दी ही कोरिजेंडम भी इशू कर देंगे और जो एक दो चेंजेस उनसे मिस हो गए हैं उनको वो लेटर ऑन जो होगा वो नोटिफाई कर देंगे। इस एक बात का ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा बेटा सर्कुलर्स जो होते हैं ना, सर्कुलर सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन, सीबीआईसी प्रैक्टिकली बड़ी सारी क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम इशू करती रहती है। मैंने ये देखा आईसीआई ने जो स्टैट्यूटरी अपडेट इशू किए हैं उसमें उन्होंने बेटा सर्कुलर्स सभी जो कट ऑफ डेट तक आए थे सभी सर्कुलर्स को उन्होंने कवर नहीं किया, उन्होंने सेलेक्टेड सर्कुलर्स को कवर किया है।
तो कट ऑफ डेट तक लेट्स सपोज मैं आपसे बोलूं ऐसे ही थ्योरेटिकली कहने के लिए, लेट्स सपोज 12-13 सर्कुलर लेट्स सपोज एक्चुअल में इशू किए गए थे जो आपके एग्जाम के टॉपिक से रिलेटेड थे, बट आईसीआई ने जो स्टैट्यूटरी अपडेट की अपनी बुक इशू करी उसमें वो 12-13 सारे कवर नहीं किए, उन्होंने अपने एंगल से कुछ सिलेक्ट किए और उनको ही स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया। और उनकी स्टडी गाइडलाइंस में उन्होंने बोला कि स्टैट्यूटरी अपडेट से बच्चे अपने आप को अपडेट करेंगे। कहने का मतलब उनके एंगल से सिर्फ वही नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो उन्होंने कवर किए हैं वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। बट बेटा जब मैं उन सर्कुलर्स को पढ़ रहा था तो सर्कुलर्स कुछ ऐसे थे जो भले ही आईसीआई ने कवर नहीं किए, पर उन सर्कुलर्स ने जिन इशू को क्लैरिफाई किया था वो सही में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रेलेवेंट इश्यूज थे। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब लेकिन आईसीआई ने क्योंकि कवर नहीं किया तो मेरे को एक दिक्कत आई, मैं एक डिलेमा में आ गया। मैंने कहा अब ये चेंजेस तो अच्छे हैं, मैं अगर इनको कवर करता हूं तो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर आईसीआई ने कवर नहीं किया तो आप क्यों हमें एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, हम एक्स्ट्रा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। बात उनकी भी सही है क्योंकि ऑलरेडी आप सभी लोग ओवरबर्डन्ड हो विद द मैसिव कंटेंट ऑफ द सिलेबस। तो अब मेरा दिल मान नहीं रहा था कि मैं उनको छोड़ दूं, तो मैंने क्या किया, आपको भी बर्डन ना हो और मेरे दिल को भी तसल्ली हो, तो मैंने क्या किया, मैंने अब की बार अपनी अमेंडमेंट बुकलेट 2 सेपरेट वॉल्यूम में तैयार करी। एक अमेंडमेंट बुकलेट तो मैंने वो तैयार करी जिसको मैंने स्ट्रिक्टली आईसीआई के पैरामीटर से मैच कराया, मतलब आईसीआई ने जो अमेंडमेंट कवर करी थी मैंने सिर्फ उन्हीं को उसमें टेकअप किया। दूसरी मैंने एक सेपरेट अमेंडमेंट बुकलेट बना दी जिसमें मैंने वो सभी सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन कवर कर ली जो आईसीआई ने कवर नहीं करी थी, बट मुझे लग रहा था कि नहीं रेलेवेंट है। तो हो सकता है जो सुनने वाला हमारा ऑडियंस है उसमें बच्चे कुछ ऐसे हों जो कि टोटल अमेंडमेंट्स करने में इंटरेस्टेड हो और वो उन इंटरेस्टिंग इश्यूज पर भी नॉलेज लेना चाहते हो, तो मैंने इस सेपरेट अमेंडमेंट बुकलेट में उन सबको जो है वो कवर अप करके दे दिया है। तो अकॉर्डिंगली मेरे दिल की भी बात पूरी हो गई और आईसीआई की भी बात पूरी हो गई। अमेंडमेंट बुकलेट 1 दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर द आईसीआई पैरामीटर्स, इसको आपके साथ में अमेंडमेंट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अमेंडमेंट बुकलेट नंबर 2 इट इज कवरिंग दोज एडिशनल क्लैरिफिकेशन जो कि आईसीआई ने कवर नहीं करी। अच्छा मैं आपको बता दूं इसमें से कुछ क्लैरिफिकेशंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस सेंस में बेटा, कई बार जब हम रेगुलर लेक्चर पढ़ते हैं और हम लॉ को इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं तो लॉ में हमें अपेरेंटली 2 डिफरेंट व्यूज नजर आते हैं और अक्सर मैं कह देता हूं देखो इस पर ये 2 पॉसिबिलिटी है, बाकी गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लैरिफाई कर देना चाहिए। तो कुछ ऐसे इश्यूज थे जो रेगुलर लेक्चर में मैंने बोला था गवर्नमेंट को स्टैंड क्लैरिफाई कर देना चाहिए, तो वो सीबीआईसी की तरफ से क्लैरिफाई हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इस अमेंडमेंट बुकलेट को, ऑल्दो सिलेबस से ये कवर नहीं हो रही है बट फिर भी सेफ साइड पर अगर आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं रहेगा। हाँ, आपके पास क्योंकि समय की कमी है तो आपका टाइम ज्यादा ना लगे तो मैंने इसमें काम क्या किया है कि ये अमेंडमेंट बुकलेट 2 जो है इसमें ये जो भी सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशंस हैं जो कवर नहीं हुई हैं, मैंने उनको क्या किया, उनका चार्ट वाइज प्रेजेंटेशन इसमें लिख करके दे दिया। तो समरी लाइन मेंशन करी कि उसमें क्या हुआ है, उन सबका चार्ट प्रेजेंटेशन दे दिया और नीचे फिर उनकी लीगल लैंग्वेज जो है वो रिप्रोड्यूस कर दी। समय का आप लोगों के पास अभाव होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चार्ट प्रेजेंटेशन से कम एक बार सेफर साइट पर ओवरव्यू तो कर ही सकते हैं। और जितनी भी ऐसी क्लैरिफिकेशन थी, ये नहीं मैंने किसी एक के लिए किया, मैंने बेटा जितनी भी थी देखो ये सब की जो है वो चार्ट प्रेजेंटेशन आपको दे दी है। तो अगर आपके पास समय की लैकिंग भी है तो कम से कम सेफ साइट पर एक ये चार्ट वाला प्रेजेंटेशन तो आप देख ही सकते हैं। फॉर एवरी क्लैरिफिकेशन आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ये चार्ट प्रेजेंटेशन दी है। तो मैं जानता हूं आप में से बहुत बच्चे, बहुत क्या मैं तो उम्मीद करता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ना चाहते हैं और वो जो भी इंटरेस्टिंग इश्यूज है उनको हमेशा जानना चाहते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस में भी उनके काम आएगा ये। तो मैं तो उम्मीद रखता हूं कि आप सब डेफिनेटली अपना कुछ समय निकाल करके इस बुकलेट को अपने आप से पढ़ेंगे। एंड इन केस इस बुकलेट को पढ़ते टाइम आपको ये लगता है कि नहीं सर इसमें कोई ऐसा इशू है जो हमें उतनी क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा, अगर आप डिस्कस कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा पढ़ने के बाद कि हाँ सर इस एक इशू के ऊपर हम चाहते हैं कि आप डिस्कशन ले लें। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है नीचे कमेंट्स में तो फिर अकॉर्डिंगली मैं उस इशू को सेपरेट वीडियोस में कवर कर लूंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखूंगा टुवर्ड्स द अमेंडमेंट बुकलेट नंबर 1। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट। काइंडली प्रोसीड। तो ये अमेंडमेंट बुकलेट
अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं बेटा कि मई 2022 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो उसके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक हमारा जो है वो रिलीज कर दिया गया है। क्वेश्चन बैंक के बारे में मैं जरा आपसे कुछ मिनट लेना चाहूंगा। वो इसलिए लेना चाहूंगा कि काफी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो एसोसिएटेड हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, वो हमसे मेल से टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेशन में ये पूछ रहे हैं कि सर हमने लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन बैंक लिया था, क्या हमें नया क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए? तो बेटा देखिए, लॉ हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, एंड इन पर्टिकुलर आईडीटी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हमेशा अपनी तैयारी अगर अमेंडेड अपडेटेड मटेरियल से करेंगे तो आपको जो होगा वो हमेशा फायदा रहेगा। तो प्राइमा फेसाई डेफिनेटली चेंजेस हैं, इस वजह से आपको क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, नया लेना चाहिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ बच्चों का कंसर्न ये रहता है, सर हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन बैंक किया था, क्वेश्चन बैंक को करने में हमने अच्छा खासा टाइम लगाया था, अब हम दोबारा लेंगे नया तो ठीक है, अपडेटेड आंसर्स तो उसमें होंगे लेकिन हमें उतना टाइम फिर से लगाना पड़ेगा। ये आपका बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है कि आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट इसमें दोबारा होगी। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा, आप अपने समय और अपनी प्लानिंग को ध्यान में रखें। आपके पास अगर समय नहीं है तो फिर आप इसको अवॉइड करिएगा, बट अगर आपका टाइम परमिट करता है कि आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर आपको ये अपडेटेड पढ़ना चाहिए। और जस्ट मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि बेटा मैं जब भी कभी अपडेटेड मटेरियल रिलीज करता हूं तो मैं सिंपली ये काम नहीं करता कि जो क्वेश्चन अमेंडमेंट से चेंज हो रहे हैं उनको अपडेट किया या जो कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं वो ऐड किए। मैं सिंपली इतना काम नहीं करता। अपडेटेड क्वेश्चंस जहां होने चाहिए अपडेट करता हूं। नए क्वेश्चंस आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो नए आए हैं, जो नए उन्होंने ऐड किए वो भी मैंने इसमें कवर किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर अटेम्प्ट में मेरी एक कोशिश रहती है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैं और इजी तरीके से आपको कन्वे कर सकता हूं, मेरी हर अटेम्प्ट में ये कोशिश रहती है, मैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो करता रहता हूं। एंड इस बार मैंने इस क्वेश्चन बैंक में कुछ चैप्टर्स जो कि बच्चों को जनरली थोड़े डिफिकल्ट जाते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स, आईटीसी, मैंने उनको काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। और लेट मी एश्योर यू, ये सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा, माई इंटेंट इज नॉट हेयर टू मेक यू पीपल परचेज दिस क्वेश्चन बैंक, बट जेन्युइनली हमने इसमें काफी नए चार्ट सेट किए एंड काफी टॉपिक्स में प्रेजेंटेशंस को ग्रेट एक्सटेंट तक जो है वो सिंप्लीफाइड किया है। तो मेरी रिकमेंडेशन प्राइमा फेसी आप लोगों के लिए ही है कि सब्जेक्ट टू योर टाइम शेड्यूल आप इस रिवाइज क्वेश्चन बैंक को यूज करें। आपके टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए एक और काम जो मैंने किया है वो ये किया है कि इसमें जो मेरे को लगते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वो मैंने सेपरेट तैयार करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो शेयर कर दी है। तो आप उस लिस्ट में जो क्वेश्चंस हैं, कम से कम उन क्वेश्चंस को करके जो है वो अपने आप को बेटर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी रेस्ट टोटली इट इज योर डिसीजन which you shall take considering the time availability with you। साथ ही साथ एमसीक्यू की जो बुकलेट थी वो भी हमने अपडेटेड टोटली जो है वो रिलीज कर दी है। तो अब आप डिसीजन अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस, टाइम शेड्यूल के हिसाब से ले लीजिएगा। चलिए जी, आप भी कह रहे होंगे सर ने बहुत मार्केटिंग कर ली। क्या मार्केटिंग इज नॉट माई इंटेंट, आई एम नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट। माई इंटेंट इज ओनली दैट कि आपकी प्रिपरेशन जितनी सॉलिड हो जाए उतनी ही अच्छी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स नाउ। जो अमेंडमेंट का प्रेजेंटेशन हमने आपको करके दिया है, अमेंडमेंट का प्रेजेंटेशन हमने जो किया है उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस स्टाइल में हम आपको क्लास में रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाते हैं उसी स्टाइल में हमने अमेंडमेंट्स की ग्रुपिंग अप करके दी है। लाइक जीएसटी में मैं आपको 2 बुक्स देता हूं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 की पहले सारी अमेंडमेंट दी है, देयर आफ्टर वॉल्यूम 2 की सारी अमेंडमेंट्स दी है। ऐसे कस्टम्स में आपको मटेरियल दिया जाता है तो उसके बाद जो है कस्टम्स की अमेंडमेंट मैंने आपको दी है। ये प्रॉपर इंडेक्स है। एक बार आप थोरोली अमेंडमेंट कर चुके होंगे तो अमेंडमेंट्स को समझने के बाद आप क्विक रिवीजन कभी भी करना चाहेंगे तो ये अमेंडमेंट का जो इंडेक्स है इसके बेसिस पर आप बैठ के जो है वो क्विक रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपनी मेन अमेंडमेंट्स के ऊपर। पेज नंबर 4 ऑफ द अमेंडमेंट बुकलेट सामने रखिएगा।
उन यूनिट्स की कंस्ट्रक्शन जो कि वो बना करके उसे देगा। और इस क्रॉस सप्लाई में डबल जीएसटी लायबिलिटी जो थी वो अराइज होती थी। लैंड ओनर की सप्लाई पर भी जीएसटी आएगा एंड इधर से बिल्डर की सप्लाई पर भी जो है वो जीएसटी आएगा। फिर आपको याद होगा, अब ये जो दो जीएसटी आते हैं इसमें एक और खास बात क्या थी, जो लैंड ओनर की बिल्डर डेवलपर को सप्लाई है डेवलपमेंट राइट्स की, उस पर जो जीएसटी आएगा उस पर सरकार ने आरसीएम रखा हुआ था और उस आरसीएम की वजह से ये जीएसटी जो होगा वो बिल्डर को ही पे करना है। सप्लायर लैंड ओनर है डेवलपमेंट राइट की सर्विसेज का, लेकिन आरसीएम की वजह से बिल्डर ही वो जीएसटी पे करेगा। फिर उसके बाद बिल्डर ने जो सर्विस दी है कंस्ट्रक्शन सर्विस, उसका जो जीएसटी है उस पर आरसीएम नहीं था, उस पर एफसीएम ही था, तो वो भी बिल्डर पे करेगा। तो ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो था इसमें दोनों ही सर्विसेज के ऊपर, लैंड ओनर की सर्विसेज के ऊपर भी बिल्डर को पे करना है बिकॉज ऑफ द आरसीएम, एंड बिल्डर की खुद की जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है उस पर भी उसको पे करना है बिकॉज ऑफ द एफसीएम। आपको याद होगा। अब यहां पर खास बात क्या थी, इस वाली टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के ट्रांजैक्शन में जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो नॉर्मल प्रोविजन सेक्शन 13 के हिसाब से जो टीओएस बनता है वो नहीं लिया जाएगा, रेदर देन 6/2019 ने नोटिफिकेशन से बताया था कि इनका स्पेशल टीओएस जो होगा वो निकाला जाएगा। अब वो जो 6/2019 ने स्पेशल टीओएस बताया था उसमें स्लाइट अमेंडमेंट की गई है, उसमें छोटी अमेंडमेंट की गई है जिसको आपने मेरे साथ जो है वो समझना है। अमेंडमेंट इज वेरी सिंपल और मैंने आपको क्या वो पूरा चार्ट प्रेजेंटेशन में यहां पर देने की कोशिश करी है ताकि आप इसको इजीली समझ भी पाएं और बाद में एग्जामिनेशन के टाइम पर इजीली इसे रिवाइज भी कर पाए। तो ट्रांजैक्शन थोड़ा समझिएगा, वैसे तो मैंने डिटेल दी है बट थोड़ा सा आप और डिटेल में समझिएगा। हमारे पास ये है लैंडलॉर्ड लेट्स सपोज ए लिमिटेड कंपनी है जिसकी ये लैंड है, लैंड ओनर, और हमारे पास इधर सी लिमिटेड बिल्डर है, डेवलपर है। ठीक है जी, दोनों जीएसटी में मान लेते हैं रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं। अब ये जो लैंड ओनर है इसके पास एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल था, उसके लिए उसने इस बिल्डर से जो था वो एग्रीमेंट किया और समझौता जो इनके बीच में हुआ वो क्या है कि ये जो डेवलपर होगा इस लैंड ओनर से लैंड के डेवलपमेंट राइट उसके पास आएंगे। राइट्स आने के बाद वो इसके ऊपर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करेगा, लेट्स सपोज जिसमें 100 यूनिट्स होंगी। उन 100 यूनिट्स में से 25 यूनिट्स वो लैंड ओनर को बिलोंग करेंगी और 75 यूनिट जो होंगी वो इस डेवलपर को बिलोंग करेंगी जिसको वो ओपन मार्केट में थर्ड पार्टी बायर्स को जो है वो बेचेगा। ठीक है जी, तो जो हमारे पास ये बिल्डर है इसको जीएसटी की लैंग्वेज में बेटा हम डेवलपर प्रमोटर बोलते थे, वर्ड आपको याद होगा। ठीक है, तो ये जो डेवलपर प्रमोटर है ये लैंड ओनर से लैंड डेवलपमेंट राइट्स लेने के बाद प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट में 100 यूनिट्स बनेंगी जिसमें से 25 यूनिट वो लैंड ओनर को बिलोंग करेंगी। क्यों? बिकॉज डेवलपर ने वो 25 यूनिट उसको दी है, बदले में उसने लैंड ओनर से डेवलपमेंट राइट्स लिए हैं, और जो 75 यूनिट्स बचेंगी उसको ये मार्केट में बेच करके अपना पैसा कमाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो गया। साइनिंग डेट 10 अप्रैल 2021। डेट्स के ऊपर आप स्पेशल इंफेसिस रखेंगे बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई आपको समझना है, तो टाइम ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर दिन ही निकलता है, तो अकॉर्डिंगली आप डेट्स के ऊपर स्पेशल इंफेसिस रखेंगे। अब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 10 अप्रैल 2021 को इनके बीच में साइन हो गया। उस एग्रीमेंट के तहत लैंड ओनर ए लिमिटेड की तरफ से बिल्डर डेवलपर प्रमोटर को LDR FSI ट्रांसफर कर दिए गए हैं, विच इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर द GST लॉ, और जिस पर GST की लायबिलिटी आती है। ये GST की लायबिलिटी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम GST के लॉ में RCM की लायबिलिटी क्रिएट की गई है, मतलब डेवलपर से ही वो ये GST जो होगा वो पे करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर डेवलपर ने प्रोजेक्ट में जो 100 यूनिट कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें से 25 यूनिट
वो लैंड ओनर को देगा, और वो लैंड ओनर को इसलिए दे रहा है बिकॉज उससे डेवलपमेंट राइट्स उसे मिले हैं, और 75 यूनिट जो है वो मार्केट में सेल करेगा। तो अब ये जो यूनिट्स हैं, आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट में अगर कोई यूनिट बनाई जाती है और उस यूनिट को प्रोजेक्ट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट या प्रोजेक्ट में फर्स्ट ऑक्यूपेशन होने से पहले ही बेच दिया जाता है और डेवलपर प्रमोटर द्वारा कंसिडरेशन रिसीव कर लिया जाता है, तो जीएसटी में इसे कंस्ट्रक्शन सर्विस ट्रीट किया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं डेवलपर प्रमोटर इस प्रोजेक्ट में जो यूनिट्स हैं उनको, प्रोजेक्ट तो बहुत बाद में कंप्लीट होगा, उससे पहले ही सोल्ड आउट कर देगा बिकॉज ही वांट्स मनी एज अर्ली एज पॉसिबल। जहां तक 25 यूनिट की बात है जो वो लैंड ओनर को दे रहा है, ये 25 यूनिट तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने के साथ ही उसने लैंड ओनर को अलॉट कर दी है। जहां तक इन 25 यूनिट की बात है वो तो एग्रीमेंट में पहले से ही तय हो गया ना कि आप राइट दे रहे हैं तो ये 25 यूनिट आपकी हो गई, मतलब ये 25 यूनिट तो एडवांस में ही लैंड ओनर को दे दी गई और बदले में कंसिडरेशन क्या लिया गया, कैश तो नहीं लिया गया बट एलडीआर लिया गया। तो 25 यूनिट जो उसको दे दी गई ये बेसिकली इस डेवलपर प्रमोटर की तरफ से लैंड ओनर को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे दी गई। बात बची 75 यूनिट की, तो उन 75 यूनिट को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट बाद में होता रहेगा लेकिन उससे पहले ही बेच देता है, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं। तो उन 75 यूनिट्स की भी कंस्ट्रक्शन सर्विस की सप्लाई उसने कर दी है टू थर्ड पार्टीज। ठीक है जी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन सर्विस जो डेवलपर प्रमोटर करेगा, अब उसके ऊपर जीएसटी है और ये वाला जीएसटी आरसीएम में नहीं है, इस पर एफसीएम है। कहने का मतलब ये वाली लायबिलिटी उसी को ही पे करनी है। तो ये जो 25 यूनिट लैंड ओनर को दी गई है कंस्ट्रक्शन सर्विस की फॉर्म में, इसका जीएसटी भी इसी को पे करना है, और 75 यूनिट जो आउटसाइडर्स को दी गई है इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, उसका जीएसटी भी इसी को पे करना है। ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट रिकलेक्ट करिएगा। अब इस डेवलपर की जो पहली लायबिलिटी है वो है लैंड ओनर ने जो उसे एलडीआर दिया, उस सर्विस के ऊपर जो जीएसटी बना वो आरसीएम में इसकी पहली लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पर पे करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के नॉर्मल प्रोविजन क्या होते हैं, सेक्शन 13। और आपको याद होगा आरसीएम के केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 बोलता था टीओएस किस तरीके से निकाला जाएगा। डेवलपर बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है 100 यूनिट बना करके, 25 यूनिट की कंस्ट्रक्शन सर्विस वो लैंड ओनर को दे रहा है, जिसका जीएसटी उसे पे करना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में निकाली जाएगी। सप्लाई ट्रांजैक्शन पर जब आरसीएम नहीं होता है, एफसीएम होता है, तो उसका टीओएस 13(2) के हिसाब से निकाला जाता है। ऐसे ही जो 75 यूनिट इधर है उस पर भी इसे जीएसटी देना है एफसीएम में, तो उसका भी टीओएस 13(2) के हिसाब से जो होगा वो निकाला जाता है। अब मैं आपको लेकिन याद दिलाता हूं, अब हमारा ये तो है नॉर्मल प्रोविजन, लेकिन जो नोटिफिकेशन 6/2019 आपने पढ़ी थी, उस नोटिफिकेशन ने बोला था कि जी भाई साहब, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में जो एलडीआर की सप्लाई ऑफ सर्विस है आरसीएम लायबिलिटी वाली, उसका टीओएस आप जर्नल तरीके से नहीं निकालेंगे। नोटिफिकेशन ने उस पर जर्नल प्रोविजन की बजाय स्पेशल टीओएस जो था वो फिक्स करके दिया था। इसके अलावा बिल्डर ने जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है उसमें जो लैंड ओनर को उसने कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है, उस जीएसटी के लिए भी टीओएस उन्होंने कहा था नॉर्मल वाला नहीं निकाला जाएगा, स्पेशल टीओएस जो होगा वो निकाला जाएगा। हां, लेकिन बिल्डर ने जो कंस्ट्रक्शन सर्विस आउटसाइड पार्टीज को दी है उसका टीओएस उसको उन्होंने चेंज नहीं किया था, उन्होंने बोला था वो नॉर्मल तरीके से ही निकाला जाएगा। कहने का मतलब 6/2019 ने स्पेशल टीओएस दिया था, बट सिर्फ किसका, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही थी, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा था उसका। तो अब बिल्डर को क्या ध्यान में रखना था
कि आरसीएम लायबिलिटी का टीओएस नॉर्मल नहीं, नोटिफिकेशन के हिसाब से स्पेशल निकालना था, और 25 यूनिट जो भी लैंड ओनर को दे रहा था उसका भी स्पेशल टीओएस उसे निकालना था। आई होप माइंड में बिल्कुल सब कुछ रिकलेक्ट हो पा रहा है। मैं डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं कि आप धीरे धीरे इस प्रोविजन को रिकलेक्ट कर पाए। अब वो स्पेशल टीओएस फिक्स क्या किया गया था, अगर मैं आपको याद कराऊं तो वो स्पेशल टीओएस उन्होंने फिक्स करके ये दिया था, उन्होंने बोला था कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। ये जो डेट होगी ये आपकी टाइम ऑफ सप्लाई स्पेशल इस नोटिफिकेशन की वजह से बनेगी। देखो, लैंड ओनर ने जब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करके डेवलपमेंट राइट दे दिए तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के साथ ही ट्रांसफर हो गए राइट्स, तो क्या सर्विस की सप्लाई हो गई? यस। तो नॉर्मली जब सर्विस की सप्लाई हो जाती है तो आपका टीओएस नॉर्मली जो है वो सप्लाई के साथ नियर अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा 6/2019 ने बोला था आपको नॉर्मल सोचना ही नहीं है, आप अपना टीओएस जो होगा वो नॉर्मल प्रोविजन देखेंगे ही नहीं, आपका टीओएस हम फिक्स करके दे रहे हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। लेट्स सपोज इस इलस्ट्रेशन में हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट बिल्डर बनाता है ये प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट होता है 28 अगस्त 2005, 28 अगस्त 2005, 28 अगस्त 2025। और लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट में जो ऑक्यूपेशन होता है वो और भी बाद में होता है, तो अकॉर्डिंगली क्योंकि फर्स्ट ऑक्यूपेशन बाद में और हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर लेना होता है, तो हमारे केस में इसका जो स्पेशल टीओएस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 28 अगस्त 2025। तो बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन इस बिल्डर को अपनी ये वाली आरसीएम लायबिलिटी एज वेल एज ये 25 यूनिट की कंस्ट्रक्शन सर्विस की जो सप्लाई है, इन दोनों का ही टीओएस क्या लेना है? 28 अगस्त 2025 बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। माइंड में इतना क्लियर हो गया? आपने एक्चुअल में ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साइनिंग के साथ ही लैंड ओनर से सप्लाई ले ली है और लैंड ओनर को कंस्ट्रक्शन सर्विस की सप्लाई दे दी है, लेकिन आपका टीओएस इमीडिएट ना होकर के लॉ मेकर्स ने डेफर कर दिया था किस स्टेज तक? टिल द स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। हमारे केस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्योंकि वो अर्लियर है। अब बात आती है लॉ ने ऐसा किया क्यों था, तो बेटा रेगुलर लेक्चर में इसका डिटेल आपको लॉजिक दिया था। ये जो बिल्डर्स थे उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया था। बिल्डर्स क्या कहते थे जी, हमने लैंड ओनर से लैंड डेवलपमेंट राइट्स लिए बट कैश नहीं दिया, हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने कैश की बजाय यूनिट्स से उसे सेटल किया, जो यूनिट्स हम प्रोजेक्ट में बना करके उसे देंगे। अब अगर आप हमारा जीएसटी नॉर्मल प्रोसीजर में ही रखते तो हमारी जीएसटी लायबिलिटी डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने के बाद नियर अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम पर निकल जाती और हमें अपना कैश एक्सपेंड करना पड़ता। बट थैंक्स टू यू, बिकॉज आपने हमारी रिक्वेस्ट सुनी, जिसकी वजह से हम एग्रीमेंट आज साइन कर लेंगे। प्रोजेक्ट बनेगा कई सालों बाद, हमारे केस में 2025 में, हमारी लायबिलिटी अभी नहीं आएगी, हमारी लायबिलिटी जो है वो 2025 में आएगी, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। क्लियर है जी सबको? आई होप सबको क्लियर है। हाँ, अब अगली बात सुनिएगा, जो छोटा सा चेंज हुआ है वो चेंज क्या है बेटा? ये जो नोटिफिकेशन स्पेशल टीओएस वाला ड्राफ्टेड था, इसे सुन लीजिएगा, बड़ा माइनर सा चेंज हुआ है फर्स्ट स्टेज पर। यह नोटिफिकेशन ये कह रहा था कि $1 पर वोटर जो लैंड डेवलपमेंट राइट रिसीव कर रहा है, जिसका जीएसटी उसे देना है, एंड जो कंस्ट्रक्शन सर्विस हमारे एग्जांपल में 25 यूनिट की लैंड ओनर को दे रहा है, जिसका जीएसटी उसे देना है, इन दोनों पर जो जीएसटी होगा वो उसे पे करना होगा, वो उसे पे करना होगा ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि उसे नॉर्मल तरीके से टीओएस नहीं निकालना, उसे जीएसटी पे करना है ऑन
डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। अब बेटा मानो मेरे एग्जाम्पल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया 28 अगस्त को, और लेट्स सपोज फर्स्ट ऑक्यूपेशन प्रोजेक्ट में होता है 1 अक्टूबर 2025 को, लेट्स सपोज। तो व्हाट इज अर्लियर? 28 अगस्त। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से मुझे जीएसटी कब पे करना है? 28 अगस्त 2025 में। ठीक है, अब ध्यान देना जो मैं बात बोलूंगा। अब मेरी बात बताओ, जो 6/2019 ने आपको ये नई डेट निकलवा दी 28 अगस्त 2025, जरा मुझे सोच के बताइएगा, क्या 28 अगस्त 2025 को इसे अपनी दोनों जीएसटी लायबिलिटी आरसीएन एफसीएम वाली 28 अगस्त 2025 इस दिन को ही पे करनी है, या ये जो 28 अगस्त 2025 है ये इस ट्रांजैक्शन की टाइम ऑफ सप्लाई है जो कि अगस्त के टैक्स पीरियड में फॉल कर रही है। तो अकॉर्डिंगली उसे इस ट्रांजैक्शन को अगस्त के महीने में कवर करते हुए अगस्त की रिटर्न जो ये 20 सितंबर को फाइल करेगा, उस 20 सितंबर को अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। दोबारा बोलता हूं, 28 अगस्त का पॉइंट निकला, क्या 28 अगस्त की डेट को ही उसे ये जीएसटी लायबिलिटी पे कर देनी है, या 28 अगस्त तो सप्लाई का टाइम निकला है और ये सप्लाई का टाइम जो है वो जिस टैक्स पीरियड हमारे एग्जांपल में अगस्त में फॉल कर रहा है, तो इसे अगस्त में इसको अकाउंट फॉर करना है। जब वो अगस्त की 20 सितंबर को रिटर्न भरेगा तो 20 सितंबर में उसे ये जीएसटी लायबिलिटी जो है वो पे करनी है। क्या कहते हो, 28 अगस्त को पे करूं या अगस्त में अकाउंट फॉर करते हुए 20 सितंबर को पे करूं? आई एम श्योर आपका आंसर 20 सितंबर होगा। एंड लेट मी अप्रिशिएट योर थिंकिंग। अगर आपने 20 सितंबर बोला है तो यू आर परफेक्टली राइट, यू आर परफेक्टली राइट, क्योंकि 6/2019 का काम क्या है? नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई ना निकाल करके स्पेशल टीओएस निकालना। आप ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 13 या 12 जब भी आप पढ़ते हैं तो आप सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, उस टाइम पर पे नहीं करना होता। वो टाइम जिस टैक्स पीरियड में फॉल कर रहा होता है उस टैक्स पीरियड में उसको कवर करते हुए आपको रिटर्न में उसे पे करना होता है, बिकॉज पेमेंट इज ऑलवेज थ्रू द रिटर्न। तो इस केस में भी आपको 28 को पे नहीं करना, आपको इसे 28 अगस्त अगर टाइम ऑफ सप्लाई निकला है तो अगस्त में इसमें अगस्त के रिटर्न में जो है वो आपको इसे पे करना है। दिस इज अ लॉजिकल थिंग। बट बेटा यहां पर टेक्निकली कुछ दिक्कत आ रही थी। टेक्निकली ये दिक्कत आ रही थी कि नोटिफिकेशन अगर आप पढ़े तो नोटिफिकेशन कहता था कि आपको पे करना पड़ेगा ऑन अर्लियर ऑफ दिस टू डेट, जिसका लिटरल इंटरप्रिटेशन ये जा रहा था इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर है उस दिन पे करना पड़ेगा। लिटरल इंटरप्रिटेशन ये जा रहा था, ऑल्दो दैट वाज नेवर द इंटेंट ऑफ द लॉ, बट लिटरल इंटरप्रिटेशन यही था। तो वो जो लैंग्वेज यूज की गई थी उसको करेक्ट कर दिया गया है, उसको करेक्ट कर दिया गया, अब उससे स्पिरिट ऑफ द लॉ से जो है वो मैच कर दिया गया है। वहां वर्ड जो लिखा हुआ था पे ऑन अर्लियर ऑफ दिस टू डेट, उसको अब चेंज करके कह दिया गया है कि आप उसको इस डेट को पे नहीं करेंगे, रेदर देन ये डेट जिस टैक्स पीरियड में फॉल कर रही होगी आप उस टैक्स पीरियड में उसकी लायबिलिटी जो होगी वो डिस्चार्ज करेंगे। आई वुड लाइक टू रिपीट, ये जो डेट निकलेगी उस डेट को इटसेल्फ आपको पे नहीं करना, रेदर देन वो डेट जिस टैक्स पीरियड में फॉल कर रही होगी आपको जो होगा उस टैक्स पीरियड में जो है उस लायबिलिटी को जो है वो पे करना है। तो कहने का मतलब आप 20 सितंबर को जो है वो उसे पे कर सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? उस नोटिफिकेशन की लीगल वर्डिंग जो है वो मैंने पेज नंबर 6 पर बेटा रिप्रोड्यूस करके दी हुई है। तो ये नोटिफिकेशन मैं रेलेवेंट वर्डिंग जो है वो आपको से पढ़ा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन ये कह रही होती थी, इन एक्साइज ऑफ द पावर गिवन बाय सेक्शन 148, स्पेशल प्रोसीजर की जो हमारे पास पावर होती है गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेसिस पर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में स्पेशल टीओएस जो है वो दे रही है।
ठीक है। और वो टीओएस क्या था देखिएगा, वो कहते थे कि सिचुएशन ये इन्होंने यहां पे लिखी हुई है, वो मैं आपके साथ नहीं पढ़ रहा बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। टीओएस इन्होंने फिक्स क्या किया था, इन्होंने कहा था कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे इन हुज केस लायबिलिटी टू पे सेंट्रल टैक्स ऑन दिस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के जो ट्रांजेक्शन थे शेल अराइज ऑन द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स, ऑन द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द फर्स्ट ऑक्यूपेशन। तो नोटिफिकेशन क्या कह रहा था कि इन ट्रांजैक्शन में ये जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा इसकी लायबिलिटी उसकी जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी टू पे सेंट्रल टैक्स शेल अराइज ऑन अर्लीस्ट ऑफ दिस टू डेट। तो लिटर इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा था, अर्लीस्ट ऑफ द टू डेट जो है उस दिन उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, जो टेक्निकली सही नहीं था। तो लैंग्वेज करेक्ट कर दी गई है और करेक्टेड लैंग्वेज क्या कहती है, ऑन दिस डेट नहीं, ये डेट जिस टैक्स पीरियड में फॉल करेगी उस टैक्स पीरियड में उसकी लायबिलिटी अराइज होगी। देखिएगा करेक्टेड लैंग्वेज क्या कह दी गई है कि अब इसको सेंट्रल टैक्स जो पे करना है वो उस दिन नहीं, इसको पे करना है इन अ टैक्स पीरियड, इन अ टैक्स पीरियड नॉट लेटर देन द टैक्स पीरियड इन विच द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर फॉल्स। उस दिन नहीं, वो डेट जिस टैक्स पीरियड में फॉल कर रही है उस टैक्स पीरियड में उसको उस जीएसटी लायबिलिटी को जो है वो पे करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट हुई है विच इज क्वाइट सिंपल। इसको मैं बेसिकली कहूंगा कि लैंग्वेज की ड्राफ्टिंग को इंप्रूव किया गया है, अननेसेसरी के डाउट्स जो थे उनको खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो एक और चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि इस नोटिफिकेशन में ये हाईलाइटेड वर्ड ध्यान रखिएगा, ये ऐड किए गए हैं नॉट लेटर देन। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आपकी अर्लीस्ट ऑफ द डेट क्या आई थी, 28 अगस्त। ठीक है जी, 28 अगस्त कौन से टैक्स पीरियड में फॉल कर रही है, अगस्त में। तो आपको इसे अगस्त के टैक्स पीरियड में अकाउंट फॉर करना है, लेकिन लैंग्वेज क्या कह रही है, नॉट लेटर देन अगस्त। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अगस्त के टैक्स पीरियड में आप इसको पे करो, वो क्या कह रहे हैं, अगस्त से लेटर नहीं, मतलब अगस्त या अगस्त के पहले वाले पीरियड में आप इसे जो है वो पे कर सकते हैं, नॉट लेटर देन। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अगस्त के टैक्स पीरियड में ये डेट निकली तो अगस्त में पे करो, ये कह रहे हैं अगस्त से लेटर पे मत करना, मतलब या तो अगस्त में करो या फिर आप अर्लियर करो। ठीक है, तो इसको मैं ये कह सकता हूं, ऑन और बिफोर द टैक्स पीरियड इन विच अर्लीस्ट ऑफ दैट टू डेट इज फॉलोइंग। अब एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, सर अगर मेरी कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन में से जो भी अर्लियर डेट है वो अगर 28 अगस्त की निकल रही है, अगस्त के टैक्स पीरियड की निकल रही है, तो व्यक्ति अगस्त में ही पे करेगा, वो अगस्त से पहले मतलब जल्दी पे करना क्यों चाहेगा, ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है। कोई भी व्यक्ति जो होगा वो हमेशा अपना कट ऑफ डेट जो मैक्सिमम उसको अलाउ होगी उसी पर पे करना चाहेगा, तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि वो बिफोर पे करना चाहेगा। तो बेटा उसके पीछे रियल स्टोरी है, जो इस अमेंडमेंट का मेन हिस्सा है वो यही है कि ये ऑन और बिफोर जो है ये इन्होंने क्यों लिख दिया। तो उसका लॉजिक अब आपको समझना है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा कि उस टैक्स पीरियड में पे करो, लेकिन अगर आप उससे पहले भी पे करना चाहो, बाद में नहीं कर सकते बट पहले भी पे करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। और पहले एक बिल्डर क्यों पे करना चाहेगा, अब उस लॉजिक उस स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा कि वो इशू क्या है जिसकी वजह से इन्होंने ये लिखा। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इस बारे में आपको डिस्कशन बहुत जगह नहीं मिलेगा बिकॉज लोगों को इसका एग्जैक्ट इंप्लीकेशन जो है वो क्लियर नहीं है, उसे थोड़ा समझने में आपकी और थोड़ी मेहनत लगेगी। तो जरा मैं अपने चार्ट पर वापस लौटता हूं और आपको समझाता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि उस टैक्स पीरियड या उससे पहले वाले टैक्स पीरियड में आप उसे पे कर सकते हैं। लेट अस कम बैक टू द चार्ट। अब बेटा ये चार्ट है, इसमें ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये एक स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई जिसमें लैंड ओनर की तरफ से एलडीआर गए जिसकी जीएसटी लायबिलिटी बिल्डर को ही देनी है, एंड दूसरा बिल्डर की तरफ से इधर 25 यूनिट की कंस्ट्रक्शन सर्विस गई जिसका जीएसटी उसे ही देना है। इन दोनों जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई उसे
सेक्शन 13 में नहीं निकालना, उसे सेक्शन 148 में निकालना है। और 148 ने उसे क्या बोला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, वो जिस टैक्स पीरियड में फॉल करता है आप उस टैक्स पीरियड में उसे अकाउंट फॉर करें, या पहले करना चाहो तो कर लो। अब ये पहले की स्टोरी क्या है उसके लिए अब थोड़ा सा आप और आगे समझिएगा, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा ये जो लैंड ओनर एंटिटी थी ए लिमिटेड, एग्रीमेंट साइन हुआ और एग्रीमेंट में बता दिया गया जी डेवलपमेंट राइट्स आपके और प्रोजेक्ट 100 यूनिट का है, उसमें से 25 यूनिट मेरी, वो 25 यूनिट इसके नाम लिख दी गई, ठीक है। और 25 यूनिट इसकी मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विस 25 यूनिट की डेवलपर प्रमोटर ने इसको दी। अब जरा अगली बात समझिएगा और फोकस अब जरा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अब जो डिस्कस करूंगा ये पहले आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ था, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक रेलेवेंट क्वेश्चन, ये जो लैंड ओनर है जिसको इस प्रोजेक्ट में 25 यूनिट मिल गई, बेटा ये लैंड ओनर इन 25 यूनिट का क्या करेगा? तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, देखो लैंड ओनर ऐसे भी काम कर सकता था कि डेवलपमेंट राइट जब बिल्डर को दे रहा था तो बिल्डर से डेवलपमेंट राइट के पैसे ले लेता, यूनिट ना लेता। बट उसने यूनिट के ऊपर क्यों इंसिस्ट किया? तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसने क्यों इंसिस्ट किया होगा? उसने कहा होगा बिल्डर है, यूनिट बनाएगा, अच्छी यूनिट्स बनाएगा और वो यूनिट्स अच्छे दामों पर बिक पाएंगी, तो इस वजह से उसने क्या बोला, भी पैसे में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो यूनिट में इंटरेस्टेड हूं। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन उसने ले लिया। अब ये जो 25 यूनिट इसकी हो गई है, क्या वो इन 25 यूनिट को अपने हिसाब से मार्केट में थर्ड पार्टी बायर्स को बेच सकता है? तो आंसर इज ऑब्वियसली यस। 100 यूनिट में से 75 बिल्डर की है, तो बिल्डर अपनी इच्छा से थर्ड पार्टी बायर्स को बेचेगा अपने मन मांगे दामों के हिसाब से, और ऐसे ही ये जो लैंड ओनर है ये इन 25 यूनिट को आगे थर्ड पार्टी बायर्स को बेचेगा अपने मन मांगे दामों के हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो अब इस वाली लेग को हमने एनालाइज करना है। जो 25 यूनिट लैंड ओनर की हो गई, वो 25 यूनिट लैंड ओनर जो है वो आगे थर्ड पार्टी बायर्स को जो है वो बेच देता है। और लेट्स सपोज 20 जून 2022 को उसने किसी को ये यूनिट्स बेच दी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जब लैंड ओनर इन 25 यूनिट्स को बेच देता है एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो सबसे पहली बात, क्या लैंड ओनर ने इन बायर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट बेची है? आंसर इज यस। लैंड ओनर ने इन बायर को अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट की सेल करी है। अंडर कंस्ट्रक्शन कैसे? प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब का है? 28 अगस्त का, लेकिन उसने उससे पहले ही अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट जो है वो बेच दी है। और क्योंकि उसने अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट की सेल कर दी है, तो ये सेल बेसिकली लैंड ओनर के द्वारा इन थर्ड पार्टी बायर्स को सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस जीएसटी लॉ में जो होगी वो ट्रीट की जाएगी। जैसे बिल्डर ने लैंड ओनर को 25 यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर बेच दी थी, ऐसे ही बिल्डर ने थर्ड पार्टी बायर्स को आगे ये 25 यूनिट अपने हिसाब से बेची है, तो ये लैंड ओनर के द्वारा इन पार्टीज को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की सप्लाई है एज पर द जीएसटी लॉ। एम आई क्लियर टू यू? Am I clear to you? Yes. So this is a supply of construction services by this landowner to this third party buyers. और क्योंकि अब इसने इस तरीके से काम किया है, तो इसको नाम इस ट्रांजैक्शन के एंगल से मैं क्या दे रहा हूं? लैंड ओनर प्रमोटर। ठीक है जी। इस ट्रांजैक्शन के लिए लैंड ओनर और ये जो बायर्स जिन्होंने इससे यूनिट खरीदी है, इस ट्रांजैक्शन के लिए अब इस लैंड ओनर को मैं क्या नाम दे रहा हूं? लैंड ओनर प्रमोटर। उसने इन बायर्स को ये थोड़ी ना बताया होगा कि कहीं और से, उसने कहा होगा मैं कहीं से भी ये यूनिट्स खरीद के लाया हूं, कैसे ही बनवा रहा हूं, आप मुझसे खरीद रहे हैं, तो मैं हो गया अब लैंड ओनर प्रमोटर। जैसे बिल्डर था इसके लिए डेवलपर प्रमोटर, ऐसे ही अब ये भी बन गया लैंड ओनर प्रमोटर, और अब ये इस कैपेसिटी में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की सप्लाई इनको कर रहा है। अच्छा, और इस सप्लाई के ऊपर भी जीएसटी आएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सप्लाई है तो इसके ऊपर भी जीएसटी लायबिलिटी आएगी, और ये जीएसटी लायबिलिटी एफसीएम में है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर आरसीएम नहीं है। आरसीएम सिर्फ किसके ऊपर था? जब लैंड ओनर डेवलपमेंट राइट्स या एफएसआई ट्रांसफर करने की सर्विस दे रहा हो,
यहां पर वो कौन सी सर्विस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस टू द थर्ड पार्टी बायर, तो इस पर आरसीएम नहीं है, तो ये जीएसटी की लायबिलिटी एफसीएम की लायबिलिटी है, ये इस लैंड ओनर को जो है वो खुद ही डिस्चार्ज करनी है। आर यू ओके विद दिस? चलिए अब बेटा ये जो जीएसटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करनी है, एफसीएम की लायबिलिटी है, तो इसका वो टीओएस निकालेगा। सर्विसेज का टीओएस आप सेक्शन 13 के हिसाब से निकालते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन एफसीएम का होता है तो आप सेक्शन 13(2) के हिसाब से निकालते हैं। सेक्शन 13(2) में टीओएस क्या होता है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जनरली यही होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है इसका टीओएस सेक्शन 13(2) के हिसाब से निकाला जाएगा, या यहां भी सेक्शन 148 का नोटिफिकेशन होता है और स्पेशल तरीके से टीओएस निकाला जाएगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहां कोई स्पेशल टीओएस अप्लाई नहीं होता है। जो नोटिफिकेशन है 148 का 6/2019, उसने स्पेशल टीओएस सिर्फ किस केस में दिया था, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट में ये जो लायबिलिटी अराइज हो रही थी आरसीएम और एफसीएम वाली, जो बिल्डर वाली लायबिलिटी थी, उनके लिए इसने कहा था। तो यहां आपका स्पेशल नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, यहां इसे टीओएस अपना नॉर्मल तरीके से ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब नॉर्मल तरीके से जब ये टीओएस निकालेगा तो उसने इन यूनिट्स को जून 2022 में बेच दिया है, पैसे रिसीव कर लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली टीओएस क्या बनेगा, क्या जून 2022 के टैक्स पीरियड में निकल जाएगा? यस। तो अकॉर्डिंगली इस लैंड ओनर को अपने इस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में जून 2022 में जीएसटी लायबिलिटी को अकाउंट फॉर करना है, मतलब अपना जो 20 जुलाई होगा, इस 20 जुलाई तक इसे ये कॉरेस्पॉन्डिंगली जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है जी, चलो अब ये बेटा 20 जुलाई को अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा और अपनी लायबिलिटी जो होगी वो डिस्चार्ज करेगा। लायबिलिटी जब आप डिस्चार्ज करते हैं तो आप अपनी लायबिलिटी कैसे देते हैं, आउटपुट टैक्स जो भी आपका बनता है लेस उसमें जो आपका आईटीसी बनता है वो माइनस करते हैं, और जो नेट बन रहा होता है वो आप अपने ई कैश लेजर में कैश डिपॉजिट करके जो है वो पे करते हैं। आप सभी जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात आएगी, जरा एम्फेसिस बढ़ाइएगा। अब ये आदमी क्या करने वाला है, जून के महीने की टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करते टाइम, अब जून में इसने ये जो फ्लैट्स बेच दिए, इन पर जो भी उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनी, लेट्स सपोज इसकी लायबिलिटी बनी 2 करोड़, लेट्स सपोज इस 2 करोड़ में से वो अपने आईटीसी जो होंगे वो सेट ऑफ करेगा और बैलेंस वो कैश में पे करेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, इन लोगों को जो इसने कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है, ये 25 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन सोल्ड आउट करके, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई है। इस सप्लाई को देने के लिए इसने बैकएंड से क्या अपनी इनवर्ड सप्लाई कुछ यूज करी होंगी? यस। और प्लीज ध्यान रखिएगा, उसकी इनवर्ड सप्लाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनवर्ड सप्लाई है वो क्या है, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन सर्विस की इनवर्ड सप्लाई जो बिल्डर ने उसको दी थी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लैंड ओनर ने बायर्स को बेचा तो ये है आउटवर्ड सप्लाई इनकी, उन्होंने इन बायर्स को कंस्ट्रक्शन सर्विस दी बाय वे ऑफ सेलिंग ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स। और इस सर्विस को देने के लिए ये यूनिट्स उन्होंने अरेंज कहां से करी, उन्होंने बिल्डर से इनवर्ड सप्लाई ले रखी है इन 25 यूनिट्स की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की। ठीक है जी, तो क्या ये जो इनकी इनवर्ड सप्लाई है 25 यूनिट बिल्डर से लिए अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के और वो आगे बेचे, तो बिल्डर से जब लिए वो इनकी क्या है, इनवर्ड सप्लाई, और आगे जब बेचे वो इनकी क्या है, आउटवर्ड सप्लाई। तो अब ये जो इनवर्ड सप्लाई बिल्डर से इनको मिली है, क्या इस पर जीएसटी लग रहा है? यस। तो उस जीएसटी का क्या ये आईटीसी लेना चाहेंगे? आंसर इज यस, बिल्कुल लेना चाहेंगे, और उस आईटीसी को इस 2 करोड़ में सेट ऑफ करके जो बैलेंस होगा वो ये पे करना चाहेंगे। तो बेटा अब ये जो आईटीसी की स्टोरी है इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा। 25 यूनिट इन्हें बिल्डर से मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, तो इसका ये आईटीसी लेना चाहते हैं अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हुए। तो इनके आईटीसी पर अब कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पहला क्वेश्चन कि क्या आईटीसी की आपको रेलेवेंट प्रोविजंस याद है? आईटीसी आपको तब मिलता है जब आप सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल करें, और सेक्शन 17 का भी फुलफिलमेंट होना चाहिए, जिसमें स्पेशल बात क्या है, आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होने चाहिए।
अब कुछ लोग यहां कंफ्यूजन में आ सकते हैं, सेक्शन 75 में ब्लॉक्ड आईटीसी का कंसेप्ट था। हाँ जी सर था। अच्छा, मैं जो भी आपको बोल रहा हूं वो आप बाद में भूल ना जाए, तो वो बातें सब मैंने आपको आगे प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में लिख करके दे रखी हैं, तो आप लिखने में ज्यादा समय बर्बाद ना करें, सब लिखा हुआ मिल जाएगा, समझने के ऊपर ही फोकस रखिएगा, सब मैंने लिखा हुआ है डिटेल में। तो अब मैंने ये बोला ये आदमी इनवर्ड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है उसका आईटीसी लेना चाहता है, बट इसको किसी ने बोला कि सर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के आईटीसी तो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक थे, तो इसे आईटीसी कैसे मिलेंगे? तो मैं यहां आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं, मैं कोचिंग की सर्विसेज दे रहा हूं। मैंने कोचिंग की सर्विसेज देने के लिए अपना कोचिंग का कोई हॉल बनवाया, कंस्ट्रक्शन सर्विस ली। मैं आईटीसी नहीं ले सकता बिकॉज 17(5) में आईटीसी ब्लॉक्ड है ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन प्लीज आप ध्यान में रखिएगा 17(5) ने स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ था, अगर कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सप्लाई लेता है पर उसकी आगे आउटवर्ड सप्लाई सेम ही है, तो फिर उसको जो होगा वो आईटीसी ब्लॉक नहीं रहेंगे। तो इस लैंड ओनर ने नो डाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की इनवर्ड सप्लाई ली है, बट आगे इसकी आउटवर्ड सप्लाई भी तो सेम ही है, तो इसके लिए 17(5) में ब्लॉकेज जो होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर आपके दिमाग में 17(5) आया था तो वो 17(5) आप हटा दीजिएगा, बिकॉज 17(5) इसके ब्लॉकेज को नहीं बोलता। मेरी इनवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आउटवर्ड भी तो वही है, और मैंने जो वो कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली है उसी को यूज करके इसको दिया है, तो 17(5) में मेरा आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। आर यू ओके विद दिस? और स्पेसिफिकली मैं आपको बताता हूं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट्स हैं, उन रेट्स का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई लैंड ओनर अगर इस तरीके से बिल्डर से यूनिट्स लेकर के आगे उनको अंडर कंस्ट्रक्शन ही बेच देता है, तो उसको अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी देना है उस जीएसटी को पे करने के लिए उसे अपनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन सर्विस का आईटीसी मिलेगा, वो आईटीसी ले सकता है। ये उस नोटिफिकेशन में भी साफ तौर से लिखा हुआ है। 17(5) कहीं ब्लॉक नहीं करता, और कंस्ट्रक्शन सर्विस के नोटिफिकेशन में भी ये क्लियर कट तौर से जो है वो लिखा हुआ है। आर यू ओके विद दिस? तो ले देकर के बात यह है, ये आदमी जो है अपना आईटीसी जो है वो ले सकता है। अच्छा, अब अगर इसको आईटीसी मिल सकता है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, जून में जब अपनी लायबिलिटी पे करेगा तो आईटीसी सेट ऑफ पे करके पे करेगा। अब लेकिन जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, आईटीसी लेने की कुछ शर्तें होती है, जिसमें से सबसे पहली शर्त क्या है कि आप अगर आईटीसी लेना चाहते हैं तो जिस सप्लाई का आप आईटीसी लेना चाहते हैं उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। याद है? अच्छा, अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये लैंड ओनर जो 25 यूनिट बिल्डर डेवलपर प्रमोटर से इसे मिली थी, जिसका आईटीसी इसको बनता है, ब्लॉक नहीं है, उस आईटीसी को लेने के लिए ये टैक्स इनवॉइस चाहता है कि बिल्डर इसे टैक्स इनवॉइस दे ताकि ये आईटीसी ले पाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां बोलूंगा, बिल्डर ने बेटा ये 25 यूनिट एग्रीमेंट में उसके नाम तो कर दी थी, पर इस 25 यूनिट की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का इनवॉइस वो अभी रेज ही नहीं करेगा। वो कब रेज करेगा? 28 अगस्त 2025 को। क्यों? अगर वो इन 25 यूनिट का इनवॉइस अभी रेज कर देता है, एग्रीमेंट साइन किया और वो कहता है ये लो जी 25 यूनिट का इनवॉइस अभी रेज कर देता हूं, अगर वो इनवॉइस तभी रेज कर देता है तो फिर इसे वो इनवॉइस अपनी जीएसटीआर 1 में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करेगा तो फिर उसे जीएसटीआर 3B में उसका आउटपुट सर्विस का टैक्स भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? पर इसको पता है मुझे इन 25 यूनिट के रिस्पेक्ट में आउटपुट टैक्स जो है वो अभी देना ही नहीं है। मुझे इन 25 सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट टैक्स है वो अभी देना ही नहीं है। मुझे आउटपुट टैक्स कब देना है? अगस्त के टैक्स पीरियड में, अगस्त 2025 के टैक्स पीरियड में, बिकॉज ऑफ सेक्शन 148 नोटिफिकेशन। तो वो ये कहता है जी भाई साहब 25 यूनिट आपकी हो गई, एग्रीमेंट में लिख दिया गया,
लेकिन इन यूनिट्स की मैं कोई इनवॉइसिंग अभी आपको नहीं करूंगा। मैं जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा 25 में, उस समय जो होगा ये यूनिट्स का इनवॉइस आपके ऊपर रेज करूंगा, क्योंकि मुझे ये इनवॉइस की लायबिलिटी अकाउंट फॉर ही अगस्त 2025 में करनी है, तो ये इसको अभी इनवॉइस रेज नहीं करके दे रहा है। अच्छा, अगर ये इसको इनवॉइस अभी रेज करके नहीं देगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस लैंड ओनर को जून 2022 में जो अपनी लायबिलिटी देनी है वो लायबिलिटी सारी की सारी अभी कैश में पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला आईटीसी तो उसे बाद में फ्लो करके आएगा, जिसकी वजह से इसको कैश फ्लो के इश्यूज आएंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी, इसकी लायबिलिटी अभी की है जून 2022 की, जबकि पीछे से जो क्रेडिट होगा वो बिल्डर जो इसे इनवॉइस देगा अगस्त 2025 में, वो इसे अगस्त 2025 के टैक्स पीरियड में आएगा, तो वो आईटीसी तो बाद में ही अवेलेबल होगा, बाद में यूटिलाइज कर पाएगा। फॉर द टाइम बीइंग के लिए उसे अपनी लायबिलिटी जो होगी वो कैश में जो होगी वो पे करनी पड़ेगी, जो इसके कैश फ्लो को जो होगा वो इंपैक्ट करेगी। इसको ये प्रॉब्लम बेटा आ रही थी। आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद बात सुनिएगा, अभी ये कैश में ये लायबिलिटी पे करेगा, फिर अगस्त 2025 में जब इसको बिल्डर की तरफ से इनवॉइस आएगा तब वो इस इनवॉइस पर जो होगा वो आईटीसी ले पाएगा। और मान लीजिए आईटीसी इन्वॉल्व 1.8 सीआर है, तो जून में 2 करोड़ का कैश दो और 1.8 सीआर का आईटीसी बेनिफिट आपको 2025 में आएगा। समझ लो, मतलब आपने 1.8 सीआर जो अदरवाइज अभी सेट ऑफ हो जाता तो कैश फ्लो आपका बच जाता, आप उस बेनिफिट से वंचित रह गए। अब ये 1.8 सीआर आपको आएगा लेटर ऑन। अच्छा, अब एक तो कैश फ्लो इशू हो गया, दूसरा क्या है, अब ये 1.8 सीआर जब उसके पास बाद में आएगा, आप कहोगे तो सर कोई बात नहीं, बाद में आ तो गया, बाद में वो यूज कर लेगा। आप ठीक कह रहे हो बेटा, बाद में आ गया, बाद में वो यूज कर लेगा, बट वर्किंग कैपिटल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई। इसके अलावा एक और प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक और प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, अगर इस व्यक्ति ने ये जो काम किया ये वन टाइम बेसिस का किया। वन टाइम बेसिस का किया मतलब मान लीजिए ये जो एंटिटी थी उनके पास एक ही लैंड पार्सल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये ए लिमिटेड नहीं है, मान लो ए है, इसके पास ये एक ही जमीन थी, बाप दादाओं की कोई जमीन थी, अदरवाइज मान लो ये सैलरीड क्लास पर्सन है, इसके पास ये एक ही जमीन थी और किसी बिल्डर ने इसे अप्रोच किया तो इसने बिल्डर को वो जमीन दे दी और उससे 25 यूनिट ले ली और 25 यूनिट बेच रहा है। तो इसके पास ये एक ही जमीन है, ये जिंदगी में इस काम को दोबारा नहीं करने वाला, ये इसकी वन टाइम एक्टिविटी है। अगर ये इसकी वन टाइम एक्टिविटी है, अगर ये इसकी वन टाइम एक्टिविटी है जो कि रिपीट ये जिंदगी में नहीं करेगा, तो इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आएगी। सुनिएगा कैसे, अगर ए इसकी ये वन टाइम एक्टिविटी है तो बिल्डर से 25 यूनिट आ गई, इसने इन 25 यूनिट को अंडर कंस्ट्रक्शन बेच दिया। अब उसने ये जो सेल करी ये इसकी वन टाइम एक्टिविटी है, फ्यूचर में कभी भी नहीं करेगा। तो भी आपको अगर याद हो जीएसटी का लो, जब ये यूनिट बेचेगा तो इसकी इस वन टाइम एक्टिविटी को भी बिजनेस मानेगा एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 217। आप में से कितने लोगों को याद है बिजनेस की डेफिनेशन क्या कहती थी कि बिजनेस की डेफिनेशन में हम इंक्लूड करते हैं आपकी कमर्शियल एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्टिविटी। अगर आप वन टाइम बेसिस पर भी वो एक्टिविटी करते हैं तो भी वो बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है जीएसटी में। अगर वो कमर्शियल नेचर की है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आप वन टाइम ही करने वाले हैं, जीएसटी का लॉ जो है वो उसे बिजनेस एक्टिविटी मानेगा। तो इसने वन टाइम ही ये यूनिट्स बेची होगी तो भी उसने बिजनेस किया, जीएसटी में ये माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उसकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। उस जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी लेगा, जून 2022 में लायबिलिटी डिस्चार्ज भी करेगा। बट पॉइंट इज दैट क्रेडिट कब आएगा, क्रेडिट आएगा 2025 में। अब पॉइंट समझ रहे हो आप, इसकी एक्टिविटी वन टाइम एक्टिविटी है, आज सारा का सारा कैश में पे कर देगा, क्रेडिट जो बाद में आएगा वो इसके लिए यूजलेस होगा। यूजलेस क्यों होगा, बिकॉज इसने सब्सिक्वेंटली ऐसी कोई एक्टिविटी करनी ही नहीं है। तब जाकर के ऐसे आदमियों के लिए समस्या और गंभीर हो जाएगी, वो क्रेडिट इनके लिए यूजलेस हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं अब इन लोगों को तकलीफ क्या होती थी, अपने सीए के पास मान लीजिए जाते थे और कहते थे ऐसे ऐसे ने बिल्डर के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया है, 25 यूनिट मुझे मिली है जिसको मैं बेचना जा रहा हूं, तो मुझे बता दो जीएसटी के इंप्लीकेशन। तो इनका सीए ने कंसल्टेंट क्या बोलता था, जी जब आप इसे बेचोगे तो ये वन टाइम एक्टिविटी है तो भी आपको इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा देता था।
फिर उनसे ये कहता था आप ध्यान में रखना, जो बिल्डर है जिससे आपको ये 25 यूनिट मिली है उसका इनवॉइस आपके पास बाद में आएगा, तो उस इनवॉइस में 1.8 करोड़ का 1.8 करोड़ का जो आईटीसी होगा वो थ्योरेटिकली आपको आएगा तो सही 2025 में, बट आप उसे लाइफ में कभी यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज आगे तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है नहीं, तो उस 1.8 सीआर का आईटीसी आपके लिए यूजलेस होगा, और क्योंकि वो यूजलेस होगा तो प्लीज आप ये ध्यान में रखना वो 1.8 सीआर फ्लैट बेस्ड टाइम जो सेल प्राइस तय करे वो सेल प्राइस इन्फ्लेटेड तय करे, ताकि आपको उसमें 1.8 सीआर की भी रिकवरी हो जाए। ये 1.8 सीआर आपका बाद में आपके एंड पर कभी यूज नहीं हो पाएगा, तो ये कॉस्ट समझ करके ही अपने फ्लैट का सेल प्राइस जो होगा वो तय करना। और जिसकी वजह से ये आदमी जो था वो फ्लैट का जो सेल प्राइस तय करता था उसमें उसको कॉस्ट की तरह ट्रीट करके इन्फ्लेटेड तय करता था। और बेटा यहां पर सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी का कंसेप्ट जो था वो वायलेट हो जाता था। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने ये बोला जी हमें आप आईटीसी अवेलेबल करा रहे हो, बट वो इतनी बाद में अवेलेबल करा रहे हो जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतें जो है वो आ रही है। आई होप द होल स्टोरी इज क्लियर टू यू। तो बेटा इस समस्या का उन्होंने सोल्यूशन क्या किया? इस समस्या का उन्होंने सोल्यूशन क्या किया? उन्होंने बोला जी सोल्यूशन हम आपका ये कर रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन में बदलाव कर रहे हैं, और हमने नोटिफिकेशन में बदलाव क्या किया? हमने बदलाव यह किया कि हमने कहा आपका जो बिल्डर है उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर 25 में मिलेगा, तो हमने नोटिफिकेशन में अमेंड लैंग्वेज में क्या कह दिया कि उसको जो टैक्स देना है वो अगस्त में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तो अगस्त के टैक्स पीरियड में ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट लेटर देन अगस्त। वो अगस्त में दे या अगस्त से पहले भी जो है वो पे कर सकता है। बात समझ में आ गई? कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस टैक्स पीरियड में फॉल करेगा उस टैक्स पीरियड में ही दो, ऐसा नहीं है नॉट लेटर देन दैट टैक्स पीरियड लिखा, मतलब आप अगस्त में या उससे पहले के टैक्स पीरियड में भी जो है वो पे कर सकते हैं। तो हमने इन लोगों को ये कह दिया अगर ऐसी कहानी है तो अब आप जाकर के अपने बिल्डर से बात करो और बिल्डर से बोलो कि आपको 2025 में लायबिलिटी देने की हमेशा जरूरत नहीं है, आप लायबिलिटी जून 2022 में ही डिस्चार्ज कर दे, उसकी इनवाइसिंग मुझे कर दे, ताकि मेरे पास आईटीसी जून 2022 में ही अवेलेबल हो जाए, ताकि उसको मैं अपनी लायबिलिटी सेटअप में जो है वो बेनिफिट ले सकूं। आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस लैंड ओनर को जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करने के लिए उस नोटिफिकेशन में वो स्कोप क्रिएट किया गया है कि बिल्डर जो है अगर उसका ये रेसिपिएंट लैंड ओनर उससे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं भाई तब नहीं पे करना, तुम पहले ही पे कर दो, तो सब्जेक्ट टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो उससे एडवांस में मतलब पहले पे करवा करके कोरेस्पॉन्डिंगली आईटीसी अवेल कर सकते हैं और अपनी आईटीसी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी। तो नोटिफिकेशन में 2 अमेंडमेंट हुई हैं। नंबर 1, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन की डेट पर पे नहीं करना, वो डेट जिस टैक्स पीरियड में फॉल करेगी उसमें पे करना है। एंड दूसरा, उस टैक्स पीरियड से भी पहले अगर आप पे करना चाहते हैं, और पहले आप क्यों पे करेंगे? बिकॉज लैंड ओनर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि पहले पे कर दो ताकि उसे आईटीसी जल्दी मिल जाए, तो फिर आप पहले भी जो है वो पे कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए जी। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, विद ऑल द इंप्लीकेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, ये चार्ट बेस आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, यहां मैं एक बात आपको अब एडिशनल बोलता हूं, सुनिएगा, डिस्कशन इज ओवर। एक बात आपको मैं बोलता हूं कि बेटा ये जो नोटिफिकेशन है और इसमें ये जो अमेंडमेंट है मैंने आपको अच्छे से कराई, बट मैं आपको यहां एक बात ये बोल देता हूं, सरप्राइजिंगली दिस अ वेरी गुड अमेंडमेंट एंड वेरी लिंकिंग बेस्ड अमेंडमेंट, बट सरप्राइजिंगली ये जो अमेंडमेंट है ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल और आईसीआई के स्टैट्यूटरी अपडेट्स दोनों में ही कवर नहीं की गई। आई एम नॉट श्योर क्या रीजन रहा होगा कि आईसीआई ने इतनी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट को जो होगा वो मिस किया है, बट ये कवर नहीं है। देखिएगा, मैंने इस अमेंडमेंट के नीचे लिखा भी, मैं लिखा दिस एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बट हैव नाइदर बीन कवर्ड इन द आईसीआई स्टडी मटेरियल नॉट इन द स्टैट्यूटरी अपडेट। ऑन सेफर साइड, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कवर दिस।
एंड आपने समझा ये कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है कि इसमें आपको बहुत मेहनत आएगी, तो आपने कर ली, बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे जरूर इंसिस्ट करेंगे सर फिर आईसीआई ने क्यों कवर नहीं करी, तो बेटा मैं आपको बताता हूं, जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, इसका जीएसटी में जो ट्रीटमेंट है, टैक्सेशन सिस्टम है, दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और आईसीआई ने क्या कर रखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर क्योंकि एक टेक्निकल टैक्सेशन सिस्टम है इसका जीएसटी में, तो आईसीआई ने सोचा होगा कि शायद बच्चों से उतना टेक्निकल हम नहीं पढ़वाएंगे, तो उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर का टैक्सेशन सिस्टम जो है वो मतलब सिलेबस में कवर नहीं कर रखा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपने अगर स्टूडेंट से ये सेक्टर कवर नहीं करवाना है और आप सिलेबस में इसे कवर नहीं करते हैं, तो फिर टोटल में करो। अब क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ एग्जम्पशंस हैं, वो उन्होंने सिलेबस में रखी हुई है। आरसीएम के पॉइंट है, वो उन्होंने सिलेबस में रखे हुए हैं। तो मतलब क्या है, सेक्टर अगर आपको लगता है तो सेक्टर एज अ होल सिलेबस से बाहर करो कि सेक्टर से रिलेटेड कोई भी बात पूछी नहीं जाएगी। पर आईसीआई ने क्या कर रखा है, कुछ पॉइंट्स बाहर रख दिए और कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो पॉइंट्स कवर्ड है सिलेबस में उनको किस लॉजिक पर बनाया गया है उसका मीनिंगफुल एनालिसिस करने के लिए हमें सेक्टर एज अ होल एक बार के लिए पढ़ना ही पड़ता है। चाहे एग्जामिनेशन पूछेगा सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स पर, बट हमें समझना सारा पड़ेगा, बिकॉज मीनिंगफुल एनालिसिस तभी हो पाएगा। तो इस वजह से मेरा तो अपना यही ओपिनियन है कि आपको समझ लेनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। टेक्निकल अमेंडमेंट थी बट बड़े अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। सो कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए जी नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर मूव करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट अमेंडमेंट, पेज नंबर 8 ऑफ द बुकलेट। नेक्स्ट अमेंडमेंट है पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड। दैट इज अ वेरी सिंपल अमेंडमेंट। जीएसटी लायबिलिटी आपको कब पे करनी है वो तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पर तय कर लिया, पर आपको वो पे कैसे करनी है, तो उसके लिए सेक्शन 49 आपने पढ़ा था। सेक्शन 49 आपको बताता कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, आपके इनवर्ड सप्लाई के आईटीसी होंगे, वो सेट ऑफ करेंगे और जो डिफरेंस होगा उसको आपने जो होगा चालान से पहले डिपॉजिट कराना है अपने ई कैश लेजर में, फिर आपने उस लायबिलिटी को अकॉर्डिंगली जो है वो पे कर देना है। सेक्शन 49 ये बताता था हर रजिस्टर्ड पर्सन के गवर्नमेंट जो होगी वो पोर्टल पर 3 लेजर मेंटेन करेगी। ई लायबिलिटी लेजर जो कि इसकी लायबिलिटी को अकाउंट फॉर करेगा, ई क्रेडिट लेजर उसमें उसके आईटीसी जो वो क्लेम कर रहा है या सेटअप कर रहा है रिटर्न में उनका अकाउंट फॉर किया जाएगा, एंड ई कैश लेजर जो भी वो चालान से पैसा डिपॉजिट कराएगा या फिर अपनी रिटर्न में उस पैसे का सेटअप करेगा उसका अकाउंट फॉर उसमें जो होगा वो किया जाएगा। सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता था। और साथ ही में बेटा इसमें हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 50 जो ये बात करता था कि एक व्यक्ति को अपनी जीएसटी लायबिलिटी जो है वो ड्यू डेट तक पे कर देनी चाहिए। अगर वो ड्यू डेट पर नहीं पे करता है, बिलेटेड पेमेंट करता है, तो फिर उसको 18% पर एनम का इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा। इस सेक्शन 50 से रिलेटेड एक अमेंडमेंट रिसेंटली भी हुई थी, उसी अमेंडमेंट को फर्दर थोड़ा बहुत अमेंड किया गया है जिसको हम यहां समझने वाले हैं। तो सेक्शन 50 टाइटल है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ड्यू डेट पर अगर आपने नहीं पे किया टैक्स तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इसमें सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 मैं रीड आउट कर रहा हूं आपके साथ। ये कहता था एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, हर भी व्यक्ति जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid pay on his own खुद से कैलकुलेट करके इंटरेस्ट at such rate not exceeding 18% per annum as may be notified by the government on the recommendation of council। इंटरेस्ट कितनी रेट से देना है, 18% से ज्यादा नहीं होगी बट एक्चुअल में वो रेट होगी जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है। और गवर्नमेंट ने बेटा जो रेट नोटिफाई कर रखी है दैट इज 18% इटसेल्फ, द मैक्सिमम पॉसिबल रेट वही गवर्नमेंट ने जो है वो नोटिफाई कर रखी है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, इसको ना भी पढ़ो तो भी आप जानते हो। आपको टैक्स की अगर एक ड्यू डेट बताई गई है, आप उस ड्यू डेट पर टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट एज कंपनसेशन टू द गवर्नमेंट जो होगा वो देना पड़ेगा। जितना आप डिले करेंगे उतने पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा वो देना पड़ेगा। अब यहां पर जो कुछ वर्ड आपको इंफेसिस में लेने हैं दैट इज ये कहता है हर वो व्यक्ति जिसको टैक्स देना है बट हु फेल्स टू पे द टैक्स। हर वो व्यक्ति जिसको टैक्स की लायबिलिटी थी बट उसने टैक्स पीरियड प्रेस्क्राइब में गवर्नमेंट को नहीं दिया, मतलब ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो उसे
इंटरेस्ट 18% का फॉर द पीरियड ऑफ डिले गवर्नमेंट को देना है। अब बेटा जीएसटी में इंटरेस्ट को लेकर के एक बड़ा इशू क्या आता था, मान लीजिए ये कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसका ये टैक्स पीरियड लेट्स सपोज अगस्त है, तो अगस्त का अगर उसका टैक्स पीरियड है तो उसकी उसे टैक्स लायबिलिटी जो है वो कब तक देनी है, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक देनी है। तो मान लीजिए 20 सितंबर। नॉर्मल केसेस में आपकी टैक्स की पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है, जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है वही आपकी टैक्स पेमेंट की भी ड्यू डेट होती है, बिकॉज आप रिटर्न के थ्रू ही जो है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। तो अगर आप 20 सितंबर तक अपनी टैक्स लायबिलिटी नहीं डिस्चार्ज करते हैं तो जितनी डिले आप करेंगे उस पीरियड ऑफ डिले के लिए आपको 18% पर एनम का जो है वो इंटरेस्ट देना है। नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। लेकिन जो एक स्पेशल टेक्निकल इशू इसमें अराइज होता है वो ये होता है कि लेट्स सपोज इस रजिस्टर्ड पर्सन ने अगस्त में जो सप्लाई करी, आउटवर्ड सप्लाई, जिसका इसे टैक्स देना है मान लीजिए 70 lakhs का, अगस्त में जो इसने टैक्स आउटवर्ड सप्लाई करी है लेट्स सपोज, उसके रिस्पेक्ट में जो जीएसटी लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 70 lakhs की। तो इसे 70 लाख रुपए देने हैं 20 सितंबर ड्यू डेट तक, लेट होगा तो फिर इसे 18% इंटरेस्ट देना है। अच्छा, अब जब ये अपनी आउटवर्ड सप्लाई की टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है तो आप सब लोगों को पता है ये क्या करता है, इसने जो इनवर्ड सप्लाई ली होती है उस पर जो जीएसटी पे किया होता है उसका ये क्या करता है, आईटीसी क्लेम करता है। एंड लेट्स सपोज उस इनवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी पेड है जिसका इसे आईटीसी मिलेगा दैट इज 50 लाख। तो इसको 20 सितंबर को अपनी रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, और वो डिस्चार्ज कैसे करनी है जी, मेरी आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी लायबिलिटी बनती है 70 लाख, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इसमें से मेरे इसी टैक्स पीरियड के जो आईटीसी बनते हैं वो मैं सेट ऑफ करूंगा अपने 50 लाख, और बाकी के जो 20 लाख होंगे ये मैं आपको कैश डिपॉजिट करके जो होगा वो पे करूंगा। वेरी सिंपल। 70 लाख जो है बेटा ये है इसकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, और 20 लाख आफ्टर सेटिंग ऑफ द आईटीसी इसको हम बोलते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी। अब इशू क्या आ रहा था, 20 सितंबर को ये रजिस्टर्ड पर्सन नंबर 1 अपनी टैक्स लायबिलिटी 20 सितंबर को पे कर देता है, आईटीसी सेट ऑफ किया और 20 लाख कैश से पे कर दिया। इस केस में क्योंकि ड्यू डेट पर पे कर दिया तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंटरेस्ट। बट लेट्स सपोज ये 20 सितंबर को अपनी रिटर्न नहीं फाइल करता, लायबिलिटी पे नहीं करता, ये पे करता है 30 सितंबर को, तो इसके एंड पर डिले हो गई 10 दिन की, तो इसे इस 10 दिन का जो होगा वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस बात के ऊपर नहीं होता था कि इसे इंटरेस्ट पे करना है 10 दिनों का, क्वेश्चन ये होता था ये जो 10 दिनों का इसे इंटरेस्ट पे करना है वो उसे पे किसके ऊपर करना है, जो इसकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 70 लाख की थी उसके ऊपर, या जो इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो इसे नेट कैश गवर्नमेंट को देना था 20 लाख का उसके ऊपर। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, असेसी से अगर पूछेंगे कि असेसी 10 दिन तुमने लेट पे किया तो इंटरेस्ट दो, तो असेसी बोलेगा जी ठीक है मैं 20 लाख पर इंटरेस्ट दे देता हूं। डिपार्टमेंट से अगर पूछेंगे, डिपार्टमेंट इसने बिलेटेड पे किया है तो तुम उससे इंटरेस्ट कितने पर लोगे, ये क्या बोलेगा जी मैं तो इसकी जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी होगी 70 लाख उस पर लूंगा। ठीक है, अब सुनिएगा होता क्या था। कायदे से अगर बात करें तो कायदे से अगस्त के लिए इसकी 70 लाख की लायबिलिटी थी, पर 50 लाख के तो इसके पास आईटीसी थे ना, तो इसे गवर्नमेंट को जो कैश देना था 20 सितंबर को वो 20 लाख ही तो देना था। इसने 20 सितंबर को वो ना दे करके 30 सितंबर को दिया, तो इसने गवर्नमेंट को 20 लाख कैश लेट दिया है। तो कायदा तो कहता है कि भाई साहब 20 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट लगना चाहिए, कहने का मतलब जो नेट टैक्स लायबिलिटी है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए। पर अगर आप सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 की लीगल वर्डिंग देखेंगे तो लीगल वर्डिंग वो ये सजेस्ट करेगी कि नहीं भाई साहब टैक्स आपका ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर लगेगा, नेट के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लीगल वर्डिंग क्या कहती है, हर वो व्यक्ति जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है बट हु फेल्स टू पे टैक्स, हु फेल्स टू पे टैक्स। तो मैं आपसे पूछूं क्या अगस्त में ये रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल था? यस। क्या इसने ड्यू डेट पर टैक्स पे नहीं किया? यस। और मैं आपसे पूछूं इसने कितना टैक्स पे नहीं किया, तो आप ये नहीं कह सकते टेक्निकली कि इसने 20 लाख पे नहीं किया। इसकी टैक्स लायबिलिटी 70 थी जिसको वो
क्रेडिट से सेट ऑफ करके और बाकी कैश से पे कर सकता था, बट इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 70 थी। तो इसने वो 70 लाख की लायबिलिटी पे नहीं करी है। मुझे नहीं मतलब कि उसका क्रेडिट या कैश कितना था, अगर हम लिटरली पढ़े तो लिटरली उसके अगस्त की टैक्स लायबिलिटी 70 थी। कोई भी ये नहीं कह सकता उसकी टैक्स लायबिलिटी 20 थी, उसकी लायबिलिटी 70 थी। कैश भले ही उसे 20 देना था और उसने वो टैक्स लायबिलिटी 70 की पे नहीं करी है। तो एज पर द लिटरल वर्डिंग ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 उसने 70 लाख की टैक्स लायबिलिटी ड्यू डेट पर डिस्चार्ज नहीं करी है, तो उसका इंटरेस्ट 70 लाख रुपए के ऊपर बनता है। दिस इज एज पर द लिटरल रीडिंग। बट यहां पर असेसी को बड़ी तकलीफ थी। असेसी ये कहते थे भाई साहब मेरी 70 लाख की लायबिलिटी थी, बट मेरे क्रेडिट भी तो थे, तो मुझे नेट कैश तो आपको 20 ही देना था, तो जो मैंने आपको नुकसान किया इफेक्टिवली वो तो सिर्फ 20 लाख का डिलेड दिया ना, तो मुझसे इंटरेस्ट आप 20 लाख पर ले। असेसी ये कहते थे। डिपार्टमेंट जो था वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 की लीगल वर्डिंग पे रहता था, नहीं हम तो लिटरली चलेंगे और हम तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर लेंगे, लेकिन असेसी जो थे वो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट की बात करते थे। और काफी ज्यादा जुडिशरी में इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था। जुडिशरी में लोगों ने इसे चैलेंज किया, उन्होंने बोला जी नहीं सिर्फ नेट के ऊपर आना चाहिए। तो बाद में जो था गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना स्टैंड जो था वो असेसी के लिए सॉफ्ट किया और उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, हम तुमसे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर नहीं, हम तुमसे नेट टैक्स लायबिलिटी, बेसिकली वो लायबिलिटी का वो हिस्सा जो तुम्हें कैश में देना था, हम सिर्फ तुमसे उसके ऊपर जो होगा वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये जो हम कह रहे हैं कि तुमसे सिर्फ कैश पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये हर केस में नहीं होगा, ये कुछ सिलेक्टेड केस में ही हम करेंगे, ये कुछ सिलेक्टेड केस में ही हम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बोला सेक्शन के हिसाब से तो वैसे हम ग्रोस में लेने के हकदार हैं, लेकिन आपकी बात को जायज मानते हुए हम आपको सिर्फ कैश कंपोनेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बट ओनली इन सम सिलेक्टेड केस। और वो सिलेक्टेड केस क्या होगा उसको उन्होंने सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में अमेंडमेंट करके फाइनेंस एक्ट 2019 से एक प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया, उसमें स्पेसिफाई किया। एक प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कहा गया वैसे तो टैक्स बनता है ग्रॉस के ऊपर, बट आप सभी की तकलीफों को देखते हुए, जुडिशरी में आप लोगों के फेवरेबल डिसीजन आए उनको देखते हुए, इस पर्टिकुलर केस में हम आपसे ग्रॉस पर नहीं सिर्फ नेट लायबिलिटी जो आपने कैश में डिस्चार्ज करी है सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आई होप ये आपको याद होगा, ये लास्ट ईयर की अमेंडमेंट में भी हमने डिस्कस किया था और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। देखिएगा उन्होंने क्या लिखा, द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, एक सप्लाई आपने करी एक टैक्स पीरियड में, एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड, वो आपने अपनी रिटर्न में भी डिक्लेयर करी, बट वो रिटर्न फर्निश्ड हुई आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 39। एक टैक्स पीरियड में आपने सप्लाई करी, उसको आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया, पर वो रिटर्न लेट फाइल हुई, मतलब उस पर टैक्स लेट गया, देन interest shall be levied on that portion of the tax liability that is paid by debiting the electronic cash ledger। तो आपका कोई टैक्स पेबल था उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो एक टैक्स पीरियड में की गई, आपने उसे उस टैक्स पीरियड के रिटर्न में भी कवर किया, बट पॉइंट क्या था, सिर्फ रिटर्न लेट फाइल हुई जिसकी वजह से टैक्स लेट गया। तो इस केस में जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा, जो आपको पे करना पड़ेगा, वो सिर्फ उतने हिस्से पर दे देना जितना हिस्सा आपने कैश में पे किया गया है। तो मतलब जीएसटी लायबिलिटी टोटल ना लेकर के आप नेट में जितना कैश कंपोनेंट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट सिर्फ उतने पर दे देना। क्लियर है जी, ये प्रोविजो इंसर्ट किया गया था, इसके बारे में आप अच्छे खासे जानते हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा, इसे प्रोविजो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, तो दे वांट कि वैसे तो आपकी लायबिलिटी ग्रॉस टैक्स पर ही बनती है, पर ग्रॉस टैक्स का हमने आपको एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर सिचुएशन ये वाली होगी तो फिर आपको जो होगा वो इंटरेस्ट जो होगा वो कैश वाले हिस्से पर ले लेंगे। ठीक है जी, तो आपकी सिचुएशन इस प्रोविजो में कवर होनी चाहिए, देन ओनली आप कैश कंपोनेंट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर आपकी सिचुएशन इन वर्ड्स में कवर नहीं हो रही है तो फिर आपको ग्रॉस पर ही भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इन वर्ड्स में उन्होंने खास तौर से लिख भी दिया था, एक सिचुएशन में आपको ये कैश कंपोनेंट पर इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या? अगर आपने जो रिटर्न फाइल करी वो 73 या 74 में आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आपने रिटर्न फाइल करी है,
तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके एंड पे से बिलेटेड रिटर्न की फाइलिंग नॉर्मल सिचुएशन में हो रही है, डिपार्टमेंट कोई प्रोसीडिंग नहीं किए बैठा, अपने आप से कोई पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपकी बिलेटेड फाइलिंग हुई तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बट अगर डिपार्टमेंट एक्शन लिए बैठा है और उस वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिलेटेडली, तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आर यू क्लियर विद दिस? अच्छा, ये वर्डिंग बिल्कुल आपको मैंने अच्छे से एनालाइज कराई थी और आपको प्रिंसिपल भी दिया था कि आपको ये याद रखना है, नॉर्मल रूल इंटरेस्ट इज पेबल ऑन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। नॉर्मल रूल इंटरेस्ट इज पेबल ऑन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, एक्सेप्शन प्रोविजो जो सिचुएशन देता है दैट इज द एक्सेप्शन। सिर्फ उस केस में आपको नेट पर इंटरेस्ट लगेगा। और वो एक्सेप्शन क्या है? आप का टैक्स पेबल है एक टैक्स पीरियड की सप्लाई के रिस्पेक्ट में, आप उस सप्लाई को उस टैक्स पीरियड की रिटर्न में पे कर रहे हैं पर बिलेटेड पे कर रहे हैं, सिर्फ तब ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा। और वो भी तब जब 73-74 वाला एक्शन आपके साथ ना जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा और किसी सिचुएशन में जो होगा ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। जैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी है अगस्त की, आपने एक सप्लाई करी अगस्त की, बट वो टैक्स लायबिलिटी आप अगस्त में कवर करना भूल ही गए। आपने अगस्त में जो रिटर्न फाइल करी उसमें वो लायबिलिटी अकाउंट फॉर करना भूल ही गए। अब आप अगले महीने की रिटर्न में अगर उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो सप्लाई अगस्त की थी, आप भूल गए, आपने उसे अगस्त में टैक्स नहीं दिया, आप अगले महीने की रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, इस केस में आपके ऊपर प्रोविजो की वर्डिंग अप्लाई नहीं होगी और इस केस में आपकी उस सप्लाई की जो टैक्स लायबिलिटी है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरीके के कई क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, नीचे आपको रिकलेक्ट करने के लिए मैंने इसका एनालिसिस वाला सारा पार्ट भी लिखा हुआ है जो आप ऑलरेडी समझते हैं। मैं जो आपसे बात करूंगा वो अमेंडमेंट स्पेसिफिक बात करूंगा। अमेंडमेंट क्या हुई है? अमेंडमेंट बेटा हुई है ये जो प्रोविजो नेट लायबिलिटी पर इंटरेस्ट की बात करता था, ये प्रोविजो जो है ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2019 ने जो प्रोविजो इंसर्ट किया था उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए नया प्रोविजो फाइनेंस एक्ट 2021 ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। प्रोविजो पहले भी था, आज भी है, लेकिन पुराना प्रोविजो सब्स्टिट्यूट हो गया है और नया प्रोविजो जो है उसके सब्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे नए प्रोविजो में जो है वो क्या चेंज है, नए प्रोविजो में जो है वो क्या चेंज है। तो बेटा आप अगर दोनों प्रोविजो को वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, इसमें आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। वर्ड बाय वर्ड आप कंपैरिजन कर ले, आपको इसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट ऊपर वाले प्रोविजो में लेविड वर्ड था, इस वाले प्रोविजो में पेबल वर्ड है, दैट्स ऑल। बाकी पूरा कंसेप्ट सिचुएशन उनमें कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये लेविड वर्ड ऊपर वाले प्रोविजो में आया था और नीचे वाले में जो है वो पेबल वर्ड है। ऊपर वाला प्रोविजो कहता था ये सिचुएशन है इंटरेस्ट कैश लायबिलिटी के ऊपर लगेगा, नीचे वाला कह रहा है सेम सिचुएशन है इंटरेस्ट कैश लायबिलिटी के ऊपर पे करना है। ऊपर लेविड वर्ड था, यहां पेबल वर्ड है। सर कैसे कोई इंपैक्ट अराइज हो रहा है? टू बी वेरी फ्रैंक, इससे रियल प्रैक्टिकल सेंस में कोई इंपैक्ट अराइज नहीं हो रहा है। सर फिर ये चेंज क्यों किया? बेटा ये चेंज जो किया वो बेसिकली लैंग्वेज की करेक्शन है। लैंग्वेज की करेक्शन इस सेंस में, प्रोविजो क्या है? एक्सेप्शन। प्रोविजो का काम क्या होता है बेटा? जो मेन सेक्शन होता है उसमें से एक सिचुएशन जिसको वो डिफरेंट ट्रीट करना चाहते हैं उसको मेंशन करके लिख देना, यही काम होता है ना। तो 50 सबसेक्शन 1 का अगर प्रोविजो होगा तो प्रोविजो क्या काम करेगा? जो सिचुएशन 50 सबसेक्शन 1 में कवर हो रही है उसमें से किसी एक को वो डिफरेंट ट्रीट करना चाहता है उसको वो मेंशन करके लिख देगा। अब अगर आप 50 सबसेक्शन 1 ध्यान से पढ़े तो 50 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हर वो व्यक्ति जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है लेकिन वो टैक्स ड्यू डेट पर पे नहीं करता है तो उसे फॉर द पीरियड ऑफ डिले गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 50 सबसेक्शन 1 में लेवी वर्ड नहीं था, पेमेंट की बात थी। लेवी वर्ड क्यों नहीं उन्होंने यूज में रखा? तो बेटा आपको यह पता होगा कि
सप्लाई करोगे तो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी चार्जिंग सेक्शन में, वो आपको एज पर टाइम ऑफ सप्लाई पे करनी है। अगर वो आप ड्यू डेट पर पे नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट की लेवी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। इंटरेस्ट की लेवी हमेशा ऑटोमेटिक होती है, सेल्फ अंडरस्टूड होती है कि आपने अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी ड्यू डेट पर पे नहीं करी है तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट से जो होगा वो लेवी हो जाएगा। तो लेवी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इंटरेस्ट के प्रोविजन में लेवी वर्ड यूज नहीं है, पे वर्ड यूज है। अब अगर मेन प्रोविजन में पे वर्ड यूज है तो एक्सेप्शन को भी लेवी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। बट ड्राफ्टिंग करते टाइम शायद उतना ध्यान नहीं किया होगा और लेविड वर्ड आ गया होगा, तो उन्होंने उसको करेक्ट कर लिया है और लेविड वर्ड हटा करके सब्स्टिट्यूटेड में जो है वो पेबल वर्ड यूज किया है। सर आर यू श्योर इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है? बेटा मेरे नॉलेज में जितना है उसके हिसाब से और कोई अमेंडमेंट और कोई इंपैक्टफुल इसमें नहीं है। हां एक बात जरूर बता देना चाहता हूं, जब फाइनेंस एक्ट 2019 ने ये एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस किया था इन द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर, तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ किया था। फाइनेंस एक्ट 2019 ने जब ये एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस किया था तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ किया था, मतलब जिस दिन ये प्रोविजो इंट्रोड्यूस हुआ था उन्होंने बोला था इस दिन से आगे जब कभी भी टैक्स पेयर के साथ ये सिचुएशन होगी तो उनसे नेट लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, बट पीछे वाले पीरियड के लिए उन्होंने ग्रॉस पर ही देना पड़ेगा। अब जो नया सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको जीएसटी लॉ जब से इंडिया में आया है, मतलब 1 जुलाई 2017 से इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो दे दिया गया है कि इस सिचुएशन में हमेशा राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द जीएसटी लॉ जो इंटरेस्ट बनेगा वो सिर्फ कैश लायबिलिटी के ऊपर ही बनेगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने पीछे वाले पीरियड में ग्रॉस पर दे रखा होगा तो वो उसका रिफंड जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो होगा वो क्लेम कर पाएगा। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो बेटा एग्जामिनेशन आपको प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव के झंझट में नहीं डालता है, तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी कंसिक्वेंसेज एंड एनालिसिस आपने इसके ऑलरेडी कर रखे थे वो एज इट इज ही आपने जो समझे हुए हैं वो एज इट इज है, आपको फर्दर कोई चेंज की जरूरत नहीं है। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इनटू द एरिया ऑफ द जॉब वर्क। बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट हुई है एज अ मेजर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इन कंप्लायंसेस जो है वो किया गया है। तो जॉब वर्क की स्टोरी आप जानते ही हैं। आई एम मिस्टर एक्स, मैं अपने गुड्स भेजना चाहता हूं किसी पर्सन के पास और मैं ये चाहता हूं वो पर्सन मेरे गुड्स जो मैं उसे भेजूंगा उस पर प्रोसेसिंग करके जो है वो मुझे वापसी दे दे। तो जब कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपने गुड्स भेजता है फॉर डूइंग सर्टेन प्रोसेसिंग, तो फिर इस काम को जॉब वर्क बोला जाता है कि वो व्यक्ति मेरे गुड्स के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा तो वो बेसिकली मेरे लिए जॉब वर्क कर रहा है एंड ही इज जॉब वर्कर एंड आई एम रेफर्ड एज प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब जब मैं उसको गुड्स भेज रहा हूं जॉब वर्कर को तो वो गुड्स प्रोसेस करके मेरे पास वापसी आ जाएंगे, तो बेसिकली मैं उसे कोई सप्लाई नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन गुड्स की मूवमेंट का ट्रैक रखने के लिए जीएसटी लॉ ने जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको प्रेस्क्राइब कर रखा था कि आप अगर जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजेंगे तो आपको गुड्स को भेजते टाइम प्रॉपर चलान वलान के बेसिस पर भेजना होगा और उसे एक फिक्स पीरियड के अंदर जो होगा आपको रिसीव बैक करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये ट्रांजैक्शन आपके एंड पर सप्लाई नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं है, आप डिफॉल्ट करते हैं, हमारे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर जॉब वर्क को भी सप्लाई जो होगा वो ट्रीट किया जाएगा। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, अब वो जो प्रोसीजर था जिसमें आपको गुड्स जॉब वर्कर को भेजने हैं और रिसीव करने हैं विद इन द टाइम लिमिट, उसमें आपको काफी कंप्लायंस करने पड़ते थे। जिसमें एक कंप्लायंस क्या था कि जब आप जॉब वर्कर के पास गुड्स को भेजेंगे तो आपको गुड्स का प्रॉपर चालान बनाना पड़ेगा। आपको गुड्स का प्रॉपर चालान बनाना पड़ेगा। ई वे बिल तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा आपको जॉब वर्क चालान बनाना पड़ेगा और उसके अलावा आपको पोर्टल पर एक फॉर्म भी सबमिट करना होता था, जीएसटी ITC 04, जो कि आपको क्वार्टरली बेसिस पर सबमिट करना होता था। उस जीएसटी ITC फॉर्म में आप जानकारी देते थे, आपने कितने गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजे, कितने गुड्स आपने रिसीव बैक कर लिए, इस तरीके की जानकारी देते थे। ये आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होता था, मतलब साल में 4 बार। अब उसको लेकर के लोगों की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि ये प्रोसीजरल कंप्लायंस थोड़ा ज्यादा है तो इसका बर्डन थोड़ा सा कम कर दे, तो गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट करी है। जो स्टेटमेंट जीएसटी ITC 04 आपको क्वार्टरली बेसिस पर देना होता था, उसको अब क्वार्टरली बेसिस की बजाय उन्होंने
ईयरली एंड हाफ ईयरली बेसिस का बना दिया है, ईयरली एंड हाफ ईयरली बेसिस का बना दिया है। अगर प्रिंसिपल जो जॉब वर्क पर माल भेज रहा है, अगर उसका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लेवल तक का है, वो छोटा आदमी है, तो वो ईयरली बेसिस पर दे सकता है। अगर वो टर्नओवर बड़ा रखता है तो फिर उसे हाफ ईयरली बेसिस पर जो होगा ये स्टेटमेंट जो होगा वो देना पड़ेगा। तो टाइटल देखिएगा अमेंडमेंट का, मैंने क्या बोला, रूल 45(3), जिसमें उन प्रोसीजर्स का जिक्र था। रिक्वायरिंग प्रिंसिपल टू फाइल फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 हैज बीन अमेंडेड टू चेंज फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। फाइलिंग फ्रीक्वेंसी सिंपली चेंज कर दी गई है फ्रॉम क्वार्टरली बेसिस, पहले था ये क्वार्टरली बेसिस पर, और अब इसे चेंज कर दिया गया है टू एनुअली या फिर हाफ ईयरली बेसिस। एनुअली किसके लिए? एनुअली उस प्रिंसिपल के लिए हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर अप टू 5 करोड़। प्रीवियस ईयर में अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है प्रिंसिपल का, तो वो जो होगा वो एनुअली अब इस स्टेटमेंट को फाइल करेगा। तो साल में 4 की वजह से साल में 1 हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड हाफ ईयरली उस प्रिंसिपल के लिए जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 4 की वजह उसके लिए 2 हो गया। दैट इज द सिंपल अमेंडमेंट, नथिंग टेक्निकल, वेरी सिंपल प्रोसीजरल अमेंडमेंट। 45 में अकॉर्डिंगली वर्डिंग्स में चेंज कर दिया गया है। एक बार के लिए मैंने इस अमेंडमेंट से रिलेटेड ये सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा है इसको और पढ़ देता हूं। फॉर्म जीएसटी आईटीसी 4 रिटर्न या इंटीमेशन फाइल बाय द प्रिंसिपल, जिसमें डिटेल्स होती है ऑफ ऑल गुड्स सेंड टू द जॉब वर्कर एंड रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर। ठीक है जी। कंप्लायंस फॉर सेंडिंग द गुड्स फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क पर माल भेजने के लिए आपको क्या कंप्लायंस करने होते थे, क्या रिलैक्सेशन आ रहे हैं? फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिलीवरी चलान, उसको डिलीवरी चलान बनाना होता है, एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, मैंने बताया आपको। फर्दर ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म आईटीसी 04 रिटर्न, इसके अलावा उसे आईटीसी 0 फॉर्म में रिटर्न सबमिट करनी होती है पोर्टल पर, विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ ऑल गुड्स सेंड टू द जॉब वर्कर एंड रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर एज पर अर्स्टवाइल प्रोविजन। अर्स्टवाइल अभी तक जो प्रोविजंस थे उनके हिसाब से दिस इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस बाय 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। क्वार्टर खत्म हो गया, 25 तारीख तक आपको ये दे देना है। अब मेन लाइन सुनिएगा, अमेंडमेंट की वजह क्यों रही? इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड। अब ये जो प्रिंसिपल्स थे जिनको ये देना होता था रिटर्न इंटीमेशन, इन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया। फॉर्म आईटीसी 04 इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर विच मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइल। इस फॉर्म में जो आप जानकारी हमसे ले रहे हैं दैट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, जिसकी वजह से इसकी फाइलिंग में हमें समस्या है। अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 इज अंडर रिव्यू। रिप्रेजेंटेशन ये गई थी आईटीसी 04 की प्रिपरेशन में हमें बहुत प्रॉब्लम है, तो आप आईटीसी 04 को अगर एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब गवर्नमेंट ने बोला उसके बारे में हम सोचेंगे, विचारेंगे कि क्या हम आईटीसी 04 ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग के लिए हम इसे एलिमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि कम से कम चलो 4 नहीं, साल का 1 या 2 भर देना। ठीक है, तो टिल द टाइम फाइनल डिसीजन इज टेकन एज टू रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04, रूल 45(3) हैज बीन अमेंडेड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। टैक्स पेयर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 5 करोड़ है, तो वो वाले प्रिंसिपल वो आईटीसी 04 एनुअल बेसिस पर फाइल करें, साल खत्म हो गया 25 तारीख तक। और जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अबव 5 करोड़ है वो इसको फाइल करें वंस इन 6 मंथ हाफ ईयरली बेसिस पर। 6 महीने खत्म हो गए उसके बाद 25 तारीख तक। वेरी सिंपल अमेंडमेंट। नीचे रूल 45 में अकॉर्डिंगली जो लीगल वर्ड्स कलेक्ट किए गए हैं वो दिए गए हैं। मेरे ख्याल से अमेंडमेंट अपने आप में सिंप्लीफाइड है, अमेंडेड वर्ड्स देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी आप देख लीजिएगा अपने एंड पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। इट इज रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, इनफैक्ट इसको मैं अमेंडमेंट बोलूंगा भी नहीं। हमारे पास जीएसटी में सेक्शन 30 है, सेक्शन 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। ठीक है जी, सेक्शन 29 में बताया गया था कि एक सप्लायर
खुद से कई बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है एप्लीकेशन दे करके, और कुछ ऐसी भी सिचुएशन बताई गई थी जहां सप्लायर डिफॉल्टर है तो ऑफिसर खुद से उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर सिचुएशन ऐसी है कि जीएसटी ऑफिसर खुद से किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है क्योंकि उसको यह लगता है कि इस पर्सन ने स्पेसिफाइड कॉन्ट्रावेंशन किए हैं जिसकी वजह से इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो उस केस में उसने उठा करके टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब अगर उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो बेसिकली अब अपना बिजनेस सप्लाई का नहीं कर पाएगा, और उस केस में अब वो क्या करेगा, अगर उसको ये लगता है कि उसका जो कैंसिलेशन किया गया वो सही नहीं है, वो गलत काम किया है ऑफिसर ने, तो उसको अपील फाइल करने की बजाय, अपील वैसे वो फाइल कर सकता है लेकिन उसके अलावा उसको एक अल्टरनेटिव रेमेडी ये दी गई थी कि अपील छोड़ो, जिस ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है आप एक बार उसको वापस अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, और उसका डिस्कशन हमारे पास था सेक्शन 30 में। ठीक है, तो सेक्शन 29 में अगर ऑफिसर ने आपका कैंसिलेशन कर दिया रजिस्ट्रेशन का, आपको लगता है ये गलत है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, आपका रजिस्ट्रेशन बहाल किए जाने की जरूरत है, तो आप सेक्शन 30 में ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, डायग्रामेटिकली अगर बात करूं तो सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन इस पर्सन का जो है वो कैंसिल हो गया, उसको कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया गया। अब लॉ बोलता था कि अगर आप एग्रीव्ड है तो जिस ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। फॉर्म नंबर ये था, और आपको ये काम एक टाइम लिमिट के अंदर करना होगा, वो टाइम लिमिट थी 30 डेज। जिस दिन आपको कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 30 डेज में आपको रिवोकेशन के लिए उस ऑफिसर को अप्रोच करना पड़ेगा। ये था सेक्शन 30। इस सेक्शन 30 को बाद में अमेंड किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ये जो टाइम लिमिट दी हुई थी 30 डेज की, बहुत लोग इस 30 डेज में अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो इस टाइम लिमिट के एक्सटेंशन के प्रोविजंस जो पहले नहीं थे वो इंट्रोड्यूस किए गए बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ध्यान दीजिएगा, 21 नहीं कह रहा, ये पुरानी अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2020 से इस एप्लीकेशन सबमिशन के लिए जो अदरवाइज फिक्स टाइम लिमिट दी गई थी उसके एक्सटेंशन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए। अगर 30 दिन में नहीं सबमिट कर पाते हैं, लेट हो जाता है, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं 30 डेज का। किससे? जुरिस्डिक्शनल एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से। और अगर इससे भी ज्यादा लेट हो गए हैं तो और 30 डेज का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है बाय जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर। तो इन टोटलिटी ओरिजिनल पीरियड इज 30 डेज, फर्स्ट एक्सटेंशन 30 डेज, सेकंड एक्सटेंशन 30 डेज। ठीक है जी। अच्छा, ये अमेंडमेंट जो थी ये फाइनेंस एक्ट 2020 से की गई थी। नाउ था क्या बेटा, अब ये जो एक्सटेंशन की गई थी सेक्शन 30 में, सेक्शन 30 के साथ हम एसोसिएटेड रूल पढ़ते थे। उस रूल में अमेंडमेंट नहीं हुई थी। सेक्शन 30 ने 30 डेज के एक्सटेंशन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बट जो कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स था उसमें 30 डेज की टाइम लिमिट ही चल रही थी, उसमें एक्सटेंशन का रेफरेंस नहीं आया था। भाई सेक्शन में टाइम लिमिट अमेंड हुई है तो वहां भी होनी चाहिए, एक्सटेंशन के प्रोविजन वहां भी आने चाहिए, तो रूल्स में वो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट रह गई थी जिसको उन्होंने अब टेक केयर कर दिया है और रूल में कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट करके उन्होंने सिमिलर बात जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। तो आई डोंट थिंक सो आपको इसके ऊपर कुछ स्पेशल मेहनत करने की जरूरत है। इवन अदरवाइज आप एक्ट और रूल्स अलग अलग एज अ स्टूडेंट ध्यान रख करके नहीं चलते, और एक्ट वर्सेस रूल में अगर कभी कंफ्लिक्ट होता है तो रूल ही प्रिवेल करता है। तो ये अमेंडमेंट ना भी करते तो भी एक्ट ही प्रिवेल करता, बट बेटर है कि दोनों जो है सेम बात बोले, तो उस एंगल से उन्होंने रूल में जो है वो अमेंडमेंट कर दी है। मैंने सिंपली क्या लिखा, रूल 23 जो एसोसिएटेड रूल था, अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट प्रोविजन as to extension of time limit of submission of application for revocation of cancellation of registration as made in section 30 by Finance Act 2020. That's all, one liner काफी आपके लिए। चलिए जी नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का अकॉर्डिंग सेक्शन क्या था, सेक्शन 31। इसके साथ आप एसोसिएटेड रूल्स पढ़ते थे,
रूल 46, 47, 48 एंड सो ऑन। तो टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट उन्होंने करी वो क्या करी, ई इनवॉइसिंग की। उन्होंने क्या बोला, कुछ एंटिटीज, बिग एंटिटीज रफली मैं उनको बोल रहा हूं, उनको क्या करना पड़ेगा, वो जब इनवॉइसिंग करेंगी तो वो इनवॉइसिंग जो करेंगी उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें जीएसटी पोर्टल का जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर देनी पड़ेगी। वो इनवॉइस बेसिकली उस पोर्टल पर उन्हें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इट इज टू एंश्योर कि आपका इनवॉइस जो है वो जेन्यून इनवॉइस हो जाएगा। बायर विल रिमेन सेटिस्फाइड कि जो इनवॉइस उसके पास आया वो बिल्कुल जेन्यून इनवॉइस है। ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट हम इसको बोलते थे और आपने ये सब पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो कुछ एंटिटीज उन्होंने उसका क्राइटेरिया फिक्स कर रखा था, उनको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से कंप्लाई करना था। हाँ, एक थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर सेट थी कि अगर आप इस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से कंप्लाई करेंगे। हाँ, उसमें कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखी थी, कुछ एंटिटीज को उन्होंने वो टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी एक्सक्लूड कर रखा था। अब वो जो एक्सक्लूजन था उसमें दो और लोगों को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। बोला गया है कि अगर आप ये पर्टिकुलर एंटिटी है तो आपको हम ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी से बाहर कर रहे हैं। दैट्स द सिंपल चेंज। तो ई इनवॉइसिंग टर्नओवर के हिसाब से आपके ऊपर एप्लीकेबल है, पर स्पेशली आपको कुछ एक्सक्लूजन थे, उस एक्सक्लूजन की लिस्ट में फर्दर कुछ और ऐड कर दिया गया है। तो वन लाइनर अगर अमेंडमेंट पढ़ूं तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 सीटी जो बताती थी ई इनवॉइसिंग किस कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको अमेंड किया गया है टू द इफेक्ट कि उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एंड लोकल अथॉरिटी को फ्रॉम द स्कोप ऑफ ई इनवॉइसिंग। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी जो कि अदरवाइज पहले तक ई इनवॉइसिंग के लिए कवर स्कोप में आ रहे थे, अब उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो सिंपल सा अगर चार्ट बेस्ड आपको अमेंडमेंट पढ़नी है तो दिस इज अ सप्लायर, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करता है। अब ई इनवॉइसिंग का जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन ये कहता था कि अगर आपकी सप्लाई है B2B सप्लाई इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट सप्लाई, देन इन दैट सिचुएशन आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ेंगे। इनवॉइस जो होगा वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सबमिट करना पड़ेगा जो कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके देगा। अब अगर आपकी सप्लाई B2B सप्लाई है तो ई इनवॉइसिंग करनी है, लेकिन तभी जब आप इस टर्नओवर क्राइटेरिया को जो है वो पूरा करें। और वो टर्नओवर क्राइटेरिया क्या होता था, वो उन्होंने बोला था कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है इन एनी प्रीसीडिंग ईयर 2017, 18 एंड ऑनवर्ड्स। यहां ये बात खास थी, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर नहीं देखना। अगर आप 22-23 में चेक कर रहे हो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं, तो ये नहीं आपको पिछले साल देखना है। जीएसटी का लॉ कब से आया, 17-18 से, तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर कभी भी 50 करोड़ से ज्यादा का रहा है तो ये टेस्ट होता था। तो फिर इस पर्सन को अपनी B2B सप्लाई के रिस्पेक्ट में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ता था। अच्छा, नोटिफिकेशन लेकिन ये कहता था ये टर्नओवर क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले सभी इनवॉइसिंग करेंगे, लेकिन कुछ को उन्होंने एक्सक्लूड किया था। पहले जो एक्सक्लूजन थे उसमें 2 थे, अब ये 2 और एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। तो पहला एक्सक्लूजन क्या होता था, SCZ यूनिट, डेवलपर नहीं, ओनली SCZ यूनिट। दूसरा क्या होता था, सप्लायर रेफर टू इन रूल 54(2), 3, 4 एंड 4A। ये वो होता था जिनके ऊपर स्पेशल इनवॉइसिंग के कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे। पहले ये 2 कैटेगरी को एक्सक्लूजन था, अब नए में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी हो या लोकल अथॉरिटी हो, उसको भी जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी, उसका टर्नओवर भले ही 50 करोड़ से ऊपर का रहा हो, बट उसको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करना है। जानना चाहोगे कि चेंज का रीजन क्या है, तो बेटा जो एक्सक्लूजन किया गया है ये कौन है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब हम खुद को बाहर रखना चाहते हैं। दूसरे लोगों के लिए तो ठीक है कि वो गलत हो सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, उनके लिए तो ई इनवॉइसिंग ठीक है, पर गवर्नमेंट खुद थोड़ी ना गलत करेगी। इस सोच के साथ उन्होंने ये जो है वो एक्सक्लूजन जो है वो प्रेस्क्राइब किया है। बोलिए जी, बात समझ आती है नहीं आती है? चलिए
तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रुकते हैं, बाकी अमेंडमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।